स्टूडेंट्स पीबीए फ़िज़िक्स के हवाले से कंप्लीट मालूमात, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अब उसकी बिल्कुल इनिशियल में आप लोगों को बता दूं ये वीडियो, क्योंकि तकरीबन 3-4 हिस्सों को पूरा करेगी, जिनमें सबसे पहले आपके साथ प्रैक्टिकल्स शेयर किए जाएंगे, फिर हर प्रैक्टिकल्स की गाइडेंस दी जाएगी। उस प्रैक्टिकल में क्या क्या हो सकता है वो आपसे अभी इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा। और एट द थर्ड पार्ट में आपके पास कुछ वर्कशीट्स आपको दी जाएंगी, साथ सॉल्व करें और उसके बाद उसका आंसर भी शेयर किया जाएगा। और एट द एंड वीडियो एक मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा, वो एक समझ लें आपका टेस्ट होगा, गाइड किया जाएगा उस मॉडल पेपर में। तो आपने वो मॉडल पेपर अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स मैं उसकी सॉल्यूशन जो है एक शॉर्ट की शक्ल में अपलोड कर दूंगा और वो इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक नोटिफिकेशन है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से लॉन्च हुआ है, जिसके मुताबिक पीबीए फिजिक्स कंपोजिट हो रहा है और उसी की बेस पे हम आज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। उससे पहले एक छोटा सा सिर्फ स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। पीबीए का पेपर अटेम्प्ट करते हुए और थ्योरी का पेपर अटेम्प्ट करते हुए गाइडलाइन जो बोर्ड ने दी हैं वो उसको ज़रूर देख लें। इसमें 2 सेक्शंस हैं आपके पास, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जबकि सेक्शन ए में 12 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस हैं, यानी कि पूरे पेपर का 60% और 6 क्वेश्चंस के दो क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के। सेक्शन बी में आपके पास टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिनमें 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे। और उसके अलावा पीबीए के हवाले से ये उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि पीबीए को वो बंदा सही सॉल्व कर पाएगा जिसने पीबीए के हवाले से उसके प्रोसीजर रिकॉर्ड की हों, ऑब्जर्वेशन ऑपरेटर्स देखा हो और कैलकुलेशंस की हों। अब की हैं या नहीं की, ये दोनों सूरत हाल में इस वीडियो में कंप्लीट गाइड बताया जाएगा। जो प्रोसीजर्स होंगे इसी वीडियो में वो बताए जाएंगे, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, सो डैट अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किए या उन पर तवज्जो नहीं दी तो आप अच्छे तरीके से उन्हें कर सकें। और लास्ट चीज़ इसमें सबसे अहम है कि पीबीए में कोई एमसीक्यूज़ नहीं होता और 0.5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई सेक्शन नहीं, कम से कम 1 मार्क्स के होते हैं। अब उसमें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, ये टोटल 8 सेक्शंस, सेक्शन ए में 8 प्रैक्टिकल्स हैं 8 और 8 प्रैक्टिकल्स सेक्शन बी में हैं। तो ये दोनों अगर आप सेक्शंस पूरे कर लेते हैं 16 प्रैक्टिकल, तो बोर्ड की तरफ से मिले हुए जो 100% प्रैक्टिकल लिस्ट आप उन्हें तैयार कर लेंगे। फिर इनमें भी कौन से अहम हैं वो इसी वीडियो में ड्यूरिंग द वीडियो एंड होने से पहले आपसे ज़रूर बताया जाएगा। मैं बल्कि साथ साथ बताता भी रहूँगा सो डैट कि आप वो नोट करते जाएं। उनमें सबसे पहला प्रैक्टिकल है मेजर द रेडियस एंड लेंथ ऑफ अ मेटालिक सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें 2 बातें याद रखनी है कि इस प्रैक्टिकल या इस एक्सपेरिमेंट में आपसे वर्नियर कैलिपर से रेडियस और लेंथ कैलकुलेशन के हवाले से तो सवाल होगा, टेबल वगैरह कुछ भी आ सकता है। उसके साथ अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसके हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से भी क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में डाले हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है एनालाइज द थिकनेस ऑफ मेटालिक वायर विद वर्नियर कैलिपर्स एंड अ स्क्रू गेज विद देयर रिस्पेक्टिव प्रिसीजन। अब इसमें मेटालिक वायर की जो थिकनेस है वो वर्नियर कैलिपर से भी और स्क्रू गेज से भी कितनी मेजर हो सकती है, कौन प्रिसाइज ज़्यादा होगा। प्रिसाइज का मतलब जिसका लीस्ट काउंट बेटा ज़्यादा डिजिट्स वाला होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। तो वो आपको यकीनन लीस्ट काउंट पता हो तो आप बता सकते हैं कि कौन से मशीन या कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड है स्टडी द मोशन ऑफ अ बॉल बेरिंग डाउन एन एंगल आयरन, measure the time intervals for different distances and draw a distance time graph for ball's motion। तो इसमें वो एक जो आयरन एंगल है समझ लें एक वी शेप होता है जिसमें बॉल रखते हैं, वो फिगर इसी वीडियो में आगे आपको दिखाई जाएगी। उसमें बॉल बेरिंग में बॉल मूव कर रही है तो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस में उसके टाइम इंटरवल निकाल के उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। और जो फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें प्रॉपर्टीज़ दे रहा होता है जिनमें सबसे अहम स्पीड है, उसको एक्सप्लेन करना है। वो आगे इसी वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा।
नेक्स्ट है डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिटरमाइन करना है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आपके इल्म में होगा वो है T=2π√L डिवाइडेड बाई जी। और नेक्स्ट ये है कि उसका फिर रिलेशन निकालना है लेंथ और टाइम पीरियड का आपस में, तो वो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट एल जो है वो टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो आप एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज़ वो टेबल दिया होगा, आप आगे इसी वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, यानी वाटर ले लेंगे हम, एंड मेटल सॉलिड की जगह पे लेड ले लेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ मिक्सचर्स। मेथड ऑफ मिक्सचर्स के अकॉर्डिंगली हमने हीट कैपेसिटी को निकालना है। ये आसान सा एक्सपेरिमेंट है, ग्रेड 10 में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप अभी करेंगे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर हीटिंग आइस एंड वाटर to measure the latent heat of fusion of ice and latent heat of vaporization of water using the method of mixtures। तो आइस से लेके वेपर्स तक आने में कौन सी लेटेंट हीट्स कितनी इन्वॉल्व होती हैं उनको आप हमने एक्सप्लेन करना है। इसमें एक ग्राफ बहुत अहम है, ये भी आपने लेटेंट हीट सेकंड चैप्टर में मेरा ख्याल पढ़ा हुआ है 10th की बुक में, तो वैसे इसको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये 14 चैप्टर फिज़िक्स की बुक में आपने ये पढ़ा था। इमेज फॉर्मेशन वाले चैप्टर में 5 या 6 डायग्राम्स थी, वो डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और उसके अलावा किस तरह का किसी एक दो डायग्राम्स के हवाले से प्रैक्टिकल आगे आपको यहाँ पे हम शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मुश्किल नहीं होता है डायग्राम, ख़ास तौर पे डायग्राम्स, वो जो 6 डायग्राम्स हैं आपको मैं अगेन कह रहा हूँ 14 चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन में वो 6 डायग्राम आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, जिनमें ऑब्जेक्ट कभी 2f से दूर रखा जाता है, बियॉन्ड 2f है, फिर एट 2f है, फिर ऑब्जेक्ट 2f और f के दरमियान है, फिर एट द f है, और आखिर में फिर f और मिरर के दरमियान में। नेक्स्ट लास्ट प्रैक्टिकल है सेक्शन ए का, स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल ऑन द टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको बहुत डिटेल से देखना है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा अहम है। इसके हवाले से इस क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि इनमें वोल्टेज और करंट भी इन्वॉल्व हो जाता है, सिर्फ रेजिस्टर तो नहीं होगा ना, रेजिस्टर का पर्पज़ वोल्टेज और करंट है। तो सीरीज़ कब होगा, वोल्टेज कहाँ डिवाइड होगा, सारी डिटेल इसी वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन की जाएगी। अगेन कह रहा हूँ इसलिए थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, आपका हम टाइम ज़रूर लेने हैं, टाइम कभी ज़ाया नहीं होगा। आप इस वीडियो देखने के बाद PBS सॉल्व करने के 100% काबिल हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। किस किस तरह के सवाल आएंगे सारे इसमें बताए जाएंगे। सेक्शन बी पे आते हैं, पहला प्रैक्टिकल है डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ हेलिकल स्प्रिंग यूजिंग द लोड एक्सटेंशन ग्राफ। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल के देनी है। हेलिकल स्प्रिंग वो जो आपने एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ में पढ़ा होगा, इसमें हुक्स लॉ का मेन कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, F=−kx वाला। तो उससे हमने लोड एक्सटेंशन ग्राफ यानी वर्क और पोजीशन, वर्क और लेंथ का ग्राफ बनाते हुए हमने उसे एक्सप्लेन करना है। सेकंड है हमारे पास डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन या थिन लैमिना यूजिंग प्लम लाइन। एक बारीक शीट हो जैसे लैमिना शीट, तो उसकी यूज़ करते हुए इरेगुलर शेप होने की वजह से हम प्लम लाइन से उसकी कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, यकीनन ये आपने सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में तैयार करके आए हैं, तो इसको आपने ज़रूर करना है, 9th क्लास की बुक में आपने पढ़ा था। फिर डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्स इनसॉल्युबल स्टोन बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड कैलकुलेटेड डेंसिटी, चैप्टर 7 फिजिक्स 9th क्लास। इसमें आपने पढ़ा था कि इरेगुलर शेप्ड, उसमें इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट था। इनसॉल्युबल इसलिए लिखा है कि नमक वगैरह का चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो वाटर में मिक्स हो जाए, फिर उसका वॉल्यूम हम नहीं निकाल सकते। तो उसमें सिर्फ आपने इनिशियल एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर नोट करना है, ऑब्जेक्ट जो भी है उसको इसके अंदर डाल के फिर फाइनल वॉल्यूम लेना है।
नेक्स्ट हमारे पास है स्टडिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग अ प्लेन मिरर। उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं कि प्लेन मिरर के ज़रिए लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट बैक होती है, उसकी डायग्राम और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की निशानदेही ये अहम है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टिगेट द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड कैलकुलेट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, इसकी डायग्राम बेटा बहुत अहम है। कितनी रिफ्लेक्शन होती है और एंगल ऑफ डेविएशन क्या आता है ये इसमें पूछा जाएगा आगे इसी वीडियो में, वो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट आपको बताया जाएगा। सिक्स्थ है फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ प्रिज्म। तो यहाँ पे प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल किस एंगल पे उसकी डायफ्रैक्शन डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगी, वो क्रिटिकल एंगल के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। लास्ट सेवंथ है आपके पास सेक्शन बी का, मेजर द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर एंड प्लॉटिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें ओहम लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ हो के V इज इक्वल्स टू आई आर से I इज इक्वल्स टू V और R से हम करंट निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर से वोल्टेज निकाल लेंगे और उससे प्लॉट करना है V और I की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेते हुए ग्राफ प्लॉट करना है और उस ग्राफ की फिर करैक्टरिस्टिक बतानी है कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका मतलब है वाकई ओहम लॉ फॉलो हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और आपके पास लास्ट प्रैक्टिकल सेक्शन बी का या लास्ट एक्सपेरिमेंट है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर एंड इट्स लेंथ। तो क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस का तो रिलेशन ओहम लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, लेंथ का इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस का एक फार्मूला पड़ा हुआ है R इज़ इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। तो उसको जब हम यूज़ करेंगे तो रो एल ओवर ए यूज़ करने की वजह से वहाँ पे V इज़ इक्वल्स टू आई रो एल ओवर ए, आगे इसी वीडियो में उसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया जाएगा और वहाँ से वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये बेटा आपके पास टोटल 16 प्रैक्टिकल्स या 16 एक्सपेरिमेंट्स हैं। इनमें से अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। फ्रेंड्स वीडियो के सबसे अहम सेक्शन में आते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स की एक्सप्लेनेशन, तमाम गाइडेंस के किस तरह अटेम्प्ट करनी है वो दी जा रही है। अब इसमें सबसे पहला आपके पास प्रैक्टिकल है मेजर द रेडियस एंड लेंथ ऑफ मेटालिक सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स अप टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यही आपको वीडियो के शुरू में जो बोर्ड के लेटर के अकॉर्डिंग लिस्ट में है वो आपको दिखाया गया था। अब इनमें आपने जो चीज़ें पहले तैयार करनी है एज ए थ्योरी, वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। वर्नियर कैलिपर का यूजेज क्या है, लेंथ मेजर करता है, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकता है, डेप्थ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ें मेजर कर सकता है। एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, अगर आपको उसका फार्मूला और उसकी कैलकुलेशन पता हो, 2 किस्म के होते हैं कि जिस पे आपके पास टोटल वर्नियर स्केल जो स्लाइडिंग स्केल है उस पर अगर 10 रीडिंग्स हैं तो उसका 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होगा और अगर 20 लाइंस हैं तो फिर 0.005 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट होगा। फिर उसके अलावा आपको ये वर्नियर कैलिपर्स को लेबलिंग करने के हवाले से ये साथ दिखाया गया है। उसमें जॉज का जिक्र है, मेन स्केल है, स्लाइडिंग स्केल, उसके ऊपर छोटा सा स्लाइडिंग वर्नियर स्केल है। टेल जो है वो डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है और नीचे जो जॉज हैं उनमें लोअर जॉ और आउटसाइडर जॉ उससे मेजर करना है। स्लाइडिंग वर्नियर स्केल के साथ एक हुक बनी है जिसको यहाँ ज़रूरी मेंशन नहीं किया गया। फिर लीस्ट काउंट होता क्या है, मिनिमम मेजरमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके वो लीस्ट काउंट होता है। उसकी कैलकुलेशन है कि कैलकुलेट करना नहीं आ सकता, वो पूछेगा लीस्ट काउंट क्या है, फार्मूला क्या है। ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर आपको पता हो कि इस तरह की छोटी सी पिक्चर्स में जब भी ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल और मेन स्केल, नीचे वाले वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल है, तो अंदर वाला जो खिड़की के अंदर आपको नज़र आ रहा है बड़ा सा ज़ीरो, मेन स्केल का है, नीचे वर्नियर स्केल का है। अगर दोनों बिल्कुल ऊपर नीचे कोइंसाइड कर रहे हैं तो ज़ीरो एरर नहीं होगा, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है और लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। फिर उनकी कैलकुलेशन कैसे है कि जोन सी लाइन अगर ज़ीरो नहीं कोइंसाइड कर रहा, फिर कोई और लाइन जोन सी भी कोइंसाइड कर रही होगी, लेट से पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में मैं कहता हूँ कि जी 4th लाइन बेहतरीन कर रही है, 3rd लाइन बेहतरीन सबसे अच्छी कोइंसाइड करी है, तो उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे हमें उसका ज़ीरो एरर मिल जाएगा। इसी तरह नेगेटिव ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शंस फिर आ जाती हैं कि ज़ीरो एरर का सिर्फ साइन चेंज कर दें तो हमारे पास ज़ीरो करेक्शन आ जाएगी। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का आंसर पॉजिटिव आता है तो उसका ज़ीरो करेक्शन में नेगेटिव लगा देंगे, यानी वही वैल्यू माइनस के साथ शो कर देंगे। फिर उसके बाद टाइप्स
उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो ऑपरेटर्स का प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर की स्क्रीन पे आपको शो किया हुआ है। इसको जस्ट एक बार रीड आउट कर लें कि ऑब्जेक्ट को जास में हम रख लेते हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद फिर उसकी ज़ीरो एरर मेजर कर चुके होते हैं पहले। फिर ऑब्जेक्ट रखने के बाद मेन स्केल रीडिंग लेते हैं कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की कितनी लाइंस क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। वो जो ज़ीरो वाली लाइन के ऊपर मेंशन जो लाइन क्रॉस हो चुकी होती है मेन स्केल की, वो मेन स्केल रीडिंग है। और वर्नियर स्केल की जो सी लाइन को इंसाइड करी है उसे लीस्ट काउंट से, ये जो स्मॉल एन से शो किया है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्नियर स्केल रीडिंग है। दोनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल रीडिंग आ जाती है। तो ये उसका टोटल आपके पास कंस्ट्रक्शन या स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में लीस्ट काउंट की जो भी वैल्यू होगी या जो भी आपने कैलकुलेशंस की होंगी, लीस्ट काउंट में भी हर वैल्यू की हम एवरेज ले लेते हैं। 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 3 करते हैं। अब ये इस तरह का टेबल आपको पेपर में आ जाता है कि लेट्स से वो मेन स्केल की रीडिंग लिख लेता है 1.3 1.3 1.3, वर्नियर स्केल की रीडिंग लिख देता है 4 5 और 4, और अगले तीनों कॉलम आपको खाली देगा, लेकिन ऊपर जो फैक्टर टू बी एडिड के नीचे x इज इक्वल टू n प्लस एल डॉट सी, ये चीज़ लिखी हुई आएगी बेटा। यानी फार्मूलाज ज़्यादातर आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो सिंपली n जो पीछे है आपके पास लीस्ट का वर्नियर्स की रीडिंग है। अच्छे फॉर्मूलेशन बुक में प्रिंटिंग में एरर है, एन मल्टीप्लाई एल डॉट सी था, तो 4 है, उसको लीस्ट काउंट का जो लीस्ट काउंट है 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो 0.02 आए, और अगर 0.005 से करें तो 0.02 तब आएगा, वरना 0.04 आएगा। तो इन्होंने क्योंकि ऊपर लीस्ट काउंट 0.005 लिया हुआ है तो हम उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो वर्नियर्स के रीडिंग को लीस्ट काउंट से यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो फैक्टर टू बी एडिड आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आगे टोटल रीडिंग में ऑब्जर्व्ड रीडिंग क्या आएगी, वो सिंपली ये जो x अभी निकाला हुआ आपने वो, और मेंस के रीडिंग m, ये जो सेकंड कॉलम में 1.3, तो 1.3 प्लस करेंगे 0.02 तो आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी 1.32। अब ये ऑब्जर्व में भी यही आएगी, और क्योंकि करेक्शन में ज़ीरो एरर ऊपर कुछ भी नहीं आया इसलिए उसमें करेक्शन में कुछ नहीं होगा। तो वरना जोन से टाइप का ज़ीरो एरर है कि अगर नेगेटिव है तो यहाँ प्लस करना है और पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो यहाँ माइनस कर देना है। फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो पेपर में स्टूडेंट्स ने याद रखनी है कि जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी हों उतनी वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों को प्लस किया डिवाइड बाय 3 करके टोटल आंसर ज़रूर निकालना है। फिर आगे उन्होंने इस रेडियस या इस डायमीटर के ज़रिए रेडियस यूज़ करके सिलेंडर का एरिया निकालने का क्या है, तो एरिया का फार्मूला आपके पास मौजूद है पाई आर स्क्वायर, आर आपने कैलकुलेट कर लेना है और फिर पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट करके कर लेनी है। अब अगर उधर पेपर में ये चीज़ आती है तो वो टू द पॉइंट आएगा कि a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता हो कि डायमीटर को हाफ करके आपने निकाल लेना है। तो एरिया जो कि सिलेंडर का आपके पास है वो आ गया 1.369, फिर उसमें अगर कोई ज़ीरो एरर हो वो प्लस माइनस करके, तो उन्होंने कहा जी एक्चुअल आंसर 1.407 था, तो यू आर नियरली राइट। यहाँ तक आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है। अगले प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। उसमें आपके पास है एनालाइज द थिकनेस ऑफ मेटेलिक वायर विद वर्नियर कैलिपर्स एंड अ स्क्रू गेज विद देयर रिस्पेक्टिव प्रिसीजन। इसमें भी आपने स्क्रू गेज की बेसिक मेजरमेंट्स के वो कहाँ इस्तेमाल होता है, वो थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, मीका शीट्स या वेरी स्मॉल लेंथ्स को यूज़ करने के लिए या डायमीटर्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोमीटर में आमतौर पे कैलकुलेशन करता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहलाता है क्योंकि मिलीमीटर से कम ही ये रीडिंग करता है, मिलीमीटर से ऊपर सेंटीमीटर्स में हम स्क्रू गेज से रीडिंग नहीं करते। फिर इसके लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। फिर यूजेस है माइक्रोमीटर के, ये जो डिटेल आपको यहाँ दी जा रही है जो आपके समझ आ रही है गुड, पर साथ साथ एक बार जो अहम बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास भी एज ए नोट्स रख सकते हैं। फिर इसके यूजेज आपके पास 4 हैं, वो मैंने पहले बता दिए कि हम इससे डायमीटर, लेंथ या स्मॉल लेंथ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरो एरर इसकी भी 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। कि अगर फर्स्ट इस 2.1 फिगर में देखें कि ज़ीरो डाटम लाइन, ये जो दरमियान वाली मेन लाइन है उसके बिल्कुल सामने ज़ीरो आएगा, पिंक सर्कल में पहली फिगर में आ रहा है तो वो ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये ज़ीरो नीचे रह जाएगा, बिलो होगा, तो फिर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और अगर ऊपर चला गया नेगेटिव ज़ीरो एरर है। फिर आपने देखनी है कितनी लाइन ज़ीरो से दूर हैं,
सर्कुलर स्केल्स की ज़ीरो से कितनी आगे लाइंस जो हैं वो डेटम लाइन के बिल्कुल सामने है। जैसे इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर में दूसरी लाइन है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो उसका पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। और अगर यही नेगेटिव ज़ीरो एरर देखें तो वो ज़ीरो से नीचे आपके पास इस फिगर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ से लाइन चेक करेंगे, नीचे की तरफ 2 लाइन्स का फ़र्क है ज़ीरो से, तो -2, क्योंकि हम ज़ीरो से अपोजिट साइड पे काउंटिंग कर रहे हैं तो -2 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। फिर ये आपके पास पिक्चर दी गई है, अगर लेबलिंग का आता है तो आपको ये सारे स्पिंडल, लॉक और रोटेटिंग स्केल, उसके अलावा डेटम लाइन, रैचेट, थिम्बल, ये सारे पता होने चाहिए, फ्रेम, एनविल, स्पिंडल और एनविल का। उसके बाद इसकी प्रोसीजर है, प्रोसीजर जस्ट आपने एक बार पढ़ लेना है, ये आपकी रीडिंग के लिए हमने रखा है सो डैट कि आपको ये ना हो। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि उसके जॉस के दरमियान में हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, मेंस के रीडिंग वही देखते हैं कितना हिस्सा ये खुला हुआ है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि इस फिगर में आपका 5 से आगे 6 लाइन तक आगे गया हुआ है, तो 6 इसकी इस फिगर में जो फिगर 2.4 है, 6 जो है मेंस के रीडिंग आ जाएगी। फिर देखेंगे कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, जो आई कैन ऑब्जर्व के 25th लाइन है, तो 25 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे सर्कुलर स्केल वाली लाइन से तो वो आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। मेंस के रीडिंग 6 थी, सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 को मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट से करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। फिर उसके वाला से कोई फार्मूला या कोई भी चीज़ जो भी आंसर है उसको मेन थिकनेस के लिए तीन वैल्यूज़ कम से कम दी जाती हैं, उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसमें दिया हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा तेज़ इसलिए चाह रहा हूँ बेटा, 16 एक्सपेरिमेंट्स है। एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए क्योंकि छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको आगे वर्कशीट से समझाया जाएगा, बल्कि ना सिर्फ वो पहले आपको अटैम्प्ट के लिए दिखाई जाएंगी और उसके थोड़ी देर बाद ही आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आपने ये करना है कि आगे जो वर्कशीट्स इसके हवाले से अभी ये समझ लें, फिर वर्कशीट्स एक बार जब आपके पास आए आपने अटैम्प्ट करनी है और साथ साथ अटैम्प्ट करके जब एंड पे सोल्यूशन हो आप मैच करें। फिर दोबारा अगर कोई इशू हो तो एक बार दोबारा अटैम्प्ट करें, एंड पे मॉडल पेपर को फिर अटैम्प्ट करना है आपने। तो ये आपके पास टेबल है, मेन स्केल रीडिंग और नंबर ऑफ डिवीजन्स और सर्कुलर स्केल आपको प्रोवाइडेड होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो प्रोसीजर को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस चीज़ को पेपर में पूरा प्रोसीजर तो नहीं देना, तो आपने जो चीज़ याद करनी है वो ये है कि इसे अटैम्प्ट कैसे करना है। अगेन इसमें फार्मूला सही लिखा है, फ्रैक्शन टू बी एडिड में नंबर ऑफ डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेना है और वो 30 को मल्टीप्लाई किया 0.01 जो ऊपर लीस्ट काउंट लिखा हुआ है आपके पास, और कैलकुलेटर पर करेंगे यही आंसर आएगा। उसके बाद 0.3 जो मेन स्केल रीडिंग थी उसके साथ 0.030 को ऐड कर दें तो डायमीटर ऑब्जर्वेशन आती जाएगी। तीनों रीडिंग्स की करेंगे और लास्ट में फिर अगर कोई ज़ीरो एरर हुआ उसे प्लस या माइनस, पॉजिटिव हुआ तो माइनस करना है पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में, और नेगेटिव ज़ीरो एरर हुआ तो प्लस करना है आपने। फिर जो आंसर्स आएंगे जैसे 0.60 है, 0.61 है, 0.59 है, तीनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 3 किया तो मेन रीडिंग आपके पास आ गई। थर्ड एक्सपेरिमेंट है आपके पास, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन एंगल, iron measure the time intervals for different distances and draw the distance time graph। इसके हवाले से आपने इंक्लाइन प्लेन द बेसिक्स, ख़ास तौर पे ये एक्सेलरेशन का फार्मूला वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, उसके अलावा डिस्टेंस का जो फार्मूला यहाँ पे यूज़, क्योंकि इंक्लाइन एंगल है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, क्योंकि हमने निकालना है यहाँ पे, वो ये आपके पास इन्होंने गाइडेंस के लिए दिया हुआ है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्योंकि कोई भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जब ऑब्जेक्ट शुरू में रुका हुआ होता है तो वी आई ज़ीरो लेके हमारे पास एस आ जाता है या 2s आ जाता है ए टी स्क्वेयर। अब एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो 2s डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर से आ जाएगा, और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, जितना इंक्लिनेशन एंगल ज़्यादा होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन का एंगल से कोई ताल्लुक़ है, तो डायरेक्ट ताल्लुक़ है। फिर उसके अलावा प्रोसीजर आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में पूछा नहीं जाएगा। हाँ, जो चीज़ पूछी जाएगी वो आपके आगे टेबल आ गया है। अब इसमें आपको ये डिस्टेंस टाइम्स की वैल्यूज़ दे देंगे। आगे इसी तरह एवरेज टाइम का ऊपर फार्मूला दिया हुआ है। सिंपली जो उस रो का, जैसे 4.5, 4.4, 4.6, पहली रो के ये तीन आपके पास जो हैं
तीन रीडिंग्स हैं, तीनों को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे इसके अकॉर्डिंगली, तो आपके पास इसमें उसकी आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये पूरी आपने कॉलम को कैलकुलेट कर लेना है, जिनमें सिर्फ हर रो में उसके सामने उसके एवरेज टाइम लेंगे। फिर आगे दिया हुआ है टी का स्क्वायर निकालें, ये आपको दिया गया होगा। उसके बाद 2s निकालना है, जो भी डिस्टेंस है डबल कर लें, और एक्सेलरेशन का जो भी फार्मूला है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ ऊपर जिक्र किया है कि आपने यहाँ पे इसकी मोशन को डिस्कस करना है। मोशन का मतलब ये है कि आपने मोशन के लिए एक्सेलरेशन को भी बाज़ दफ़ा कैलकुलेट करना होता है, या आप डायरेक्टली डिस्टेंस के हवाले से पूछा जाता है। मोशन से मुराद बेटा याद रखना है एक्सेलरेशन के बारे में बात होती है। तो जो वैल्यू आंसर आपके पास आए, तमाम वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, तो 6 वैल्यूज़ को एक्सेलरेशन को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके अलावा जो चीज़ स्केलिंग करने के लिए है वो डिस्टेंस के लिहाज से, डिस्टेंस और टी स्क्वायर के लिहाज से ग्राफ बनेगा 2s, क्योंकि जिन दो चीज़ों को हम डिवाइड करके आंसर निकाल रहे हैं, एक तरफ 2s है, दूसरी तरफ टी स्क्वायर है, तो टाइम तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस के लिहाज से, तो 2s एक्स एक्सिस पे आ गया और टी स्क्वायर वाई एक्सिस पे आ गया। डॉट्स लगाएंगे और तमाम डॉट्स को लाइन जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसकी किसी भी 2 पॉइंट से स्लोप निकालेंगे तो आपके पास उससे स्लोप से डायरेक्टली 1 ओवर स्लोप करके उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम डिस्टेंस टाइम का जो फार्मूले में हमने यूज़ किया वो ग्राफ यूज़ किया गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड इट्स टाइम पीरियड। उसके वाले से सिंपल पेंडुलम का आपके पास एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। जस्ट इस पेंडुलम की थ्योरी को रीड आउट कर लें। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, यानी टाइम के कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला बस आपके पास है 2t=2π√L/g। प्रोसीजर पढ़ लें अगर आप पढ़ना चाहें, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डाला है, अहम नहीं है। जो चीज़ आपके पास अहम है हम उसकी तरफ आते हैं, वो है ये एक्सपेरिमेंट की लेबलिंग। उनमें एक और होता है, स्टैंड है, मेटेलिक बॉब को यूज़ किया जाता है और उसकी मार्किंग होती है एक्सट्रीम्स पे कि वो मैक्सिमम लेफ़्ट साइड पे कहाँ तक जाएगा, राइट साइड पे, और साथ स्टॉप वॉच मौजूद होती है। फिर आपके पास कैलकुलेशंस में डायमीटर नाउन होगा, बताया हुआ होगा, रेडियस उससे आप निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ द बॉब। अब वो कैलकुलेशन की तरफ हम आएंगे, तो कैलकुलेशन में आपके पास ये टेबल मौजूद होगा। तो उस टेबल में फ़र्स्ट सेकंड यानी ये 100 80 80 रीडिंग दी हुई होगी, और उसके अलावा T1 और T2 की रीडिंग दी होगी। तो ये सारी आपने कैलकुलेट करनी है। तो उसमें आपके पास क्या है कि जो ये टोटल लेंथ है L1 + R, रेडियस बताया हुआ होगा आपने ख़ुद तमाम लेंथ्स में। 100 में उसका रेडियस एक ही रेडियस है, तीनों मेजरमेंट्स में ऐड करके टोटल लेंथ ले आएंगे 100.9 80.9 और 60.9। 2 टाइम दिए हुए, मीन ले लेंगे उनका, और क्योंकि 10 सेकेंड्स 10 वाइब्रेशंस का टाइम है, तो जो मीन आएगा उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। उसका स्क्वायर आप ले लें। उनमें ज़रूरी है, पेपर में एक बात याद रखनी है कि हो सकता है टी स्क्वायर का कॉलम ना हो, आपको डायरेक्ट L/T स्क्वायर दिया जाए। तो याद रखना है, ये छोटी सी मिस्टेक भी आपको पेपर का रिज़ल्ट ख़त्म कर देगी। तो ऊपर क्लियर कट आपके मेन रो में चेक करना है कि वो क्या कैलकुलेट करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते जाएं। जो फाइनल आंसर है उसका मीन निकालना है, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास 4 प्रैक्टिकल्स ख़त्म होते हैं। 5th प्रैक्टिकल पे हम आते हैं। तो डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर आ गया, और अ मेटल लेड आ गया यूजिंग द मेथड ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पे 10th क्लास से ये कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, हीट = C × M × ΔT। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। इसमें जो चीज़ आपने ये वैल्यूज़ C याद करने की ज़ुबानी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर्स के लिहाज से क्या उसमें इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। और उसका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, और एक सेंट्रल वैल्यू यानी 1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के लिए 4.186 जूल पर ग्राम चेंज आता है। फिर उसका प्रोसीजर आपके पेपर के लिए अहम नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हाँ, उसकी ये फिगर जो है आपके पास,
जो कि ग्रेड 10 की बुक में भी दी हुई है, कैलोरीमीटर के ज़रिए वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उस तरह का उसके साथ का एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें आपके पास लेड पीस का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, या दूसरा जो है वाटर के केस में आपके पास दोनों फिगर्स लेबल डायग्राम है। इन लेबल डायग्राम्स को एक बार तैयार कर लेना है आपने, इनकी लेबलिंग अच्छे से तैयार करनी है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं जो अहम बात आपको लगे, सो डैट के बाद में आपको ढूंढनी ना पड़े। तो उसके बाद आते हैं इनके ऑब्जर्वेशंस पर, उनकी मेन कैलकुलेशंस, मैथ्स और ये सारी चीज़ें दी होंगी। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, Q इज़ इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी का फार्मूला वही टेबुलर फॉर्म में दिया होगा, या सिंपली उसकी कैलकुलेशन वन लाइन में 1 मार्क्स की या 2 मार्क्स की होगी। आपने उसे इक्वल रख के, क्योंकि जितना हीट लॉस एक एलिमेंट में होगा दूसरा मटेरियल लिक्विड है तो वो उतना हीट गेन कर लेगा। तो फार्मूला एम सी डेल्टा टी वाला ही दोनों पे इक्वल लेके चला लेंगे। नेक्स्ट आपके पास 6 एक्सपेरिमेंट है। ड्रॉ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर हीटिंग आइस एंड वाटर टू मेजर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर यूजिंग द मेथड ऑफ मिक्सचर्स। उसमें आपके पास अब जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वो हीट जिसमें फेस चेंज हो रहा होता है, फेज से मुराद है सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, अब हीट देते जाएंगे टेम्परेचर राइज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो फेज चेंज कर रहा है। इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब वो अगर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड की तरफ है तो वो फ्यूजन है, और अगर वो लेटेंट हीट वेपराइजेशन तब होगी जब लिक्विड से गैस या गैशियस से लिक्विड की स्टेट में आ रहा है। तो इसके प्रोसीजर में वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अहम नहीं है, इसकी जो डायग्राम या उसके जो लेबलिंग है उसको आपने एक बार देख लेना है, उसके हवाले से सवाल। इसकी लेबलिंग इतनी अहम नहीं, लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनमें आपको टेम्परेचर और उसके टाइम्स दिए गए होंगे। तो उसके लिहाज से आपने उन्हें स्टेटस करना है, क्योंकि आपको यह याद रखना है 0 डिग्री पे वो आइस होता है या 0 से कम डिग्री पे, और 100 डिग्री पे वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। लेकिन 101 आएगा फिर वो स्टीम 100 का एंड होगा, यानी 100 से थोड़ा सा आगे जाता जाएगा। 100 के बाद वाटर नहीं रहता बेटा, 100 थोड़ी देर रहेगा, बॉइलिंग स्टार्ट होते होते टाइम के बाद एवेपोरेट हो जाएगा। 0 से नीचे जब भी होगा वो प्योर आइस की शक्ल में पाया जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास अहम है। उसके बाद इसका ग्राफ अगर बताएं तो ये ग्राफ आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि इनिशियली 0 डिग्री से नीचे वो जो आपके पास स्टेट होगी वो सॉलिड आइस होगी। 0 डिग्री पे जितनी भी देर रहेगा वो लेटेंट हीट है, और वो उस वक़्त में मेल्टिंग आइस का फेज़ होगा। फिर 0 से 1 का लम्हा भी ऊपर वो वाटर की स्टेट लिक्विड में आ जाएगी 0 से 100 तक, लेकिन 100 के ऊपर वो थोड़ी देर बॉइलिंग वाटर की स्टेट में रुकेगा। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, और उसके बाद वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 7th एक्सपेरिमेंट आपके पास है, स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ये भी आपका 14 चैप्टर का मैंने बताया टॉपिक है। उनमें लेंसेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तमाम टाइप्स याद ना करें, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इमेज डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस क्या है, लेबलिंग के हवाले से, मतलब इमेज डिस्टेंस वो है लेंस है जहाँ पे इमेज है राइट साइड पे ज़्यादातर होती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे, तो जितना उसका फासला होगा वो पी ऊपर मेंशन हुआ है। फिर उसके अलावा जो डायग्राम में मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, जैसे इस फिगर 7.1 में बना हुआ है। तो ये आपको एक इस क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के ही एक्सपेरिमेंट हैं तो उसकी लेबलिंग आनी चाहिए कि वो किस तरफ। अब ये सी पॉइंट पे है, तो सी पॉइंट आपने याद रखना है, ये 2F वाला केस है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, सी पॉइंट जो है वो हमेशा डबल फोकल लेंथ 2F पे होता है। और आपने 10th में पढ़ा है कि 2F पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बिल्कुल इन्वर्टेड इक्वल साइज़ में 2F के ऊपर ही बनेगी राइट साइड पे, तो ये इमेज भी ऑब्जेक्ट के इक्वल है। तो ये केसेस आपके पास हैं, प्रोसीजर आपने तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ जो आपने तैयार करना है वो इसका ये फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q का केस है। तो उसके अलावा आपके पास जो यहाँ पे टेबल इस तरह की जो भी मेजरमेंट होगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या लेंथ आपको दी होगी, इमेज का डिस्टेंस दिया होगा। पी और क्यू के केस में तो आपने फोकल लेंथ निकालनी हुई। ये फार्मूला आपके पास ये इंशाल्लाह मेंशन होगा, मोस्टली दिया जाता है। बहुत कम या बहुत बेसिक जो फार्मूला है ना उसको बाज़ दफ़ा वो सिंपली वैल्यू कह देता है, वरना हर फार्मूले को मेंशन किया जाता है। किसी भी चीज़ की एवरेज लेना मत भूलिएगा।
एवरेज बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि उसी की बेस पे हम ज़्यादा मल्टीपल कैलकुलेशंस में हम एवरेज लेते हैं। अब 8 के हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया क्योंकि एक सीरीज़ है और एक पैरेलल है। तो पहला वाला पार्ट जो है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज़ या पैरेलल ऑन द टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले सीरीज़ का कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज़ में आपने जो बात याद रखनी है कि जब करंट का एक ही रास्ता होगा तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अब जैसे ये बैटरी वाले फिगर देखें लेफ़्ट साइड पे, तो इसमें बैटरी में से करंट दोनों, बल्कि ये तीनों फिगर्स आपको इसमें नज़र आ रही हों, तो एक बल्ब के आगे से करंट जब जा रहा है तो उसके बाद कोई और रास्ता नहीं है, उसने अगले बल्ब में जाना है, उसके बाद उसके अगले बल्ब में जाना है और फिर बैटरी में वापस जाना है या स्विच से होते हुए जाना है। चाहे जितने मर्जी बल्ब हों, जब रास्ता करंट का एक है तो बेटा याद रखना ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। आसान भाषा में लिख के रख लें कि करंट का सिंगल पाथ है, करंट एक ही लाइन में, अब वो चाहे मुड़ते तुड़ते जा रहा है, जैसे ये थर्ड फिगर नीचे राइट साइड पे देखें, वो करंट बल्ब्स के साथ होता हुआ जा रहा है लेकिन रास्ता एक ही है, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। और इधर लेफ़्ट साइड पे भी टर्न होता हुआ जा रहा है। बेशक ये बल्ब जो सेकंड फिगर में है आमने सामने ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं कि पैरेलल से कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये देखना है कि क्या करंट का एक ही रास्ता ही नहीं, एक ही तार जा रही है। तो करंट ऐसे जैसे पानी का पाइप होता है, तो पानी का पाइप जितने मर्जी बल दो बेटा, अगर एक ही पाइप है तो करंट पानी ने उसी में से गुजरना है। इसी तरह करंट का भी सूरत हाल है कि अगर एक ही तार आगे दूसरे बल्ब से जुड़ी है तो करंट एक ही रास्ते से जा रहा है, इसका मतलब है ये सीरीज़ है। जहाँ पे करंट की तारें दो आ जाए ना, अगले एक्सपेरिमेंट में आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब है कि फिर करंट डिवाइड होगा, तो उसे पैरेलल कहते हैं। यहाँ पे इस वक्त कहीं भी करंट को दो रास्ते नहीं मिल रहे। आप अगर चेक करें तो किसी भी फिगर में करंट पॉजिटिव से निकलता है, पहले बल्ब से होके दूसरे बल्ब में जा रहा है, तीसरे बल्ब में वापस बैटरी में। तो इन तीनों फिगर्स को ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, सीरीज़ है। अब जो चीज़ याद रखनी है, करंट से आपने याद रखा है कि करंट जहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, वो सीरीज़ है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो आपके पास हमेशा सेम रहता है। करंट I1 I2 I3 तीनों जो बल्ब्स है उस पर जो वोल्टेज है आपका वो डिवाइड होगा, करंट सेम रहेगा। ये याद रखना है इस सीरीज़ के केस में, ठीक है। यानी बल्ब 1 पे करंट, बल्ब 2 पे, बल्ब 3, जितने भी बल्ब्स हों सब पे करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। ये अब उम्मीद है आपको याद रहेगा। करंट के हवाले से आप याद रख लें तो आपका सीधी सी बात है याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज पहले वाले बल्ब को ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब वो ज़्यादा रोशन होगा, दूसरे वाला बल्ब उससे कम, तीसरे वाला बल्ब उससे कम। ऐसा ही होता है अगर आप घर में देखें तो घर में हर बल्ब को अलग तार यानी पैरेलल सर्किट है, इसलिए हर बल्ब बराबर रोशन है। लेकिन अगर एक बल्ब के आगे दूसरा जोड़ेंगे ना तो दूसरे वाले को ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी लेकिन करंट मिलेगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स हर बल्ब से होके जाएंगे। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि सीरीज़ के केस में करंट डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज डिवाइड होता है। फिर उसके हवाले से जो टेबल है ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि एक सर्किट है उसमें हमारे पास दो रेजिस्टर लगे हुए हैं और उसके साथ वोल्ट मीटर एम मीटर एम ही आपको परेशान करने के लिए लगाया। हमने रेजिस्टर्स वाले सर्किट को फ़िलहाल सॉल्व करने हैं। दोनों रेजिस्टर एक ही लाइन में लगे हैं तो ये हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। ये उसकी एग्जांपल दी है, आपके पास करंट और वोल्टेज वैल्यूज़ दी हुई होंगी। अभी एक दी हैं, दो दें, तीन दें, चार दें, जितनी भी देंगे वो आपके पास दी होंगी वैल्यूज़। तो आपने रेजिस्टेंस से आगे वाले कॉलम खुद निकालने हैं कि रेजिस्टेंस V ओवर I दोनों को डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह R2 है, दूसरी रेजिस्टेंस है, वो V2 ओवर I2 आ जाएगी। और उसके बाद दोनों जो करंट आपके पास रेजिस्टेंस है R1 और R2, उन दोनों को या तो टोटल करने को दिया जाएगा या एक और रेजिस्टेंस तीसरी दी हुई है नेट रेजिस्टेंस जिसकी आ रही है करंट टोटल और वोल्टेज टोटल से, तो वो 350 आ रही है, वो अगेन V ओवर I लास्ट वाला करके। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आपके पास आएगी वो दोनों की टोटल है। अब यहाँ ये याद रखना है, ये फार्मूला आपके पास पिंक शेड के साथ मेंशन है कि सीरीज़ में दो बातें और याद रखने वाली है सर्किट में कि R जो टोटल होता है वो 1 और 2 को प्लस करने से आ जाता है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमेशा सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा बड़ी आती है। जैसे मेरे पास एक 5 ओम और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो सिंपली ऐड करने से 15 हो जाएगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। उसके पैरेलल में ऑपोजिट जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें आप ये देखेंगे कि बैटरी के साथ जब करंट निकले ना तो यहाँ से R1 की तरफ करंट मुड़ के तार आगे भी जा रही है, इसका मतलब और करंट आगे भी होके आएगी।
आएगा। तो ये इस तरह का सर्किट हो जहाँ पे करंट तारें दो अलग हो रही हैं, ये पैरेलल सर्किट कहलाता है। वो किसी भी शेप का हो, ये आपको फिगर्स मुख्तलिफ किस्म की दिखाई हुई हैं कि इन सब में देखेंगे तो तारें अलग अलग जा रही हैं। जब तार अलग होगी ना, इसका मतलब करंट का रास्ता अलग हो गया, तो ये सारे पैरेलल हैं। और पैरेलल के केस में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो 1/R इक्वल होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। और इस केस में पैरेलल के केस में क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा होता है, वोल्टेज सेम रहता है। हर चीज़ को बराबर वोल्टेज मिलेगा, हर रेजिस्टर को करंट डिवाइड होगा क्योंकि पानी की तरह करंट जा रहा है। अब करंट जब तारें अलग होंगी तो करंट डिवाइड हो जाएगा। अब इसका प्रोसीजर तो आपने नहीं तैयार करना, रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको आना चाहिए। फिर जो वैल्यूज़ दें V/I करके, ओम लॉ को यूज़ करके, R = V/I। अगर वोल्टेज और करंट देते हैं तो आप उससे निकाल लेंगे। अगेन याद रखना है, वोल्टेज एक देंगे, करंट मुख्तलिफ देंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज डिवाइड नहीं होता पैरेलल में। चेक करें, वोल्टेज एक है, करंट I1 और I2 दो है, तो R1 जो है V/I1 है, R2 जो है V/I2। V वही है, वोल्टेज वही है। और फिर ओवरऑल रेजिस्टेंस 1/R1 वाला फार्मूला अगर आपको याद रहता है, जितनी भी रेजिस्टेंस है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 उससे कर लें। या फिर ये दो रेजिस्टर्स के केस में उन्हें इक्विवेलेंट का एक निकाला है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जनरल फार्मूला जो आंसर आए उन तीनों रेजिस्टेंस की एवरेज ले लें। यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट सेक्शन ख़त्म होता है। सेक्शन बी पे आते हैं जिसमें आपके 40% मार्क्स यानी 8 मार्क्स आने हैं। अब उसमें भी 8 प्रैक्टिकल्स या 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन हम उन्हें थोड़ा तेज़ करेंगे सो डैट कि आप ये वीडियो आराम स्कूल से एंड तक देखें और आपको साथ साथ क्लियर भी होता जाए। और ये ना हो कि इस वीडियो के एंड होने से पहले आपकी हिम्मत एंड हो जाए। तो थोड़ा स्पीड अप करते हैं, टू द पॉइंट बात करूंगा। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, उम्मीद तो नहीं है कोई भी होगी, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट पोर्शन में आपको एक एक वर्कशीट्स करवाई जाएंगी, उससे 100% सब तैयार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट्स ले लें कि आपके पास एक्सपेरिमेंट है, स्प्रिंग डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के निकालना है यूजिंग हेलिकल स्प्रिंग यूजिंग अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ। लोड एक्सटेंशन यानी वेट और एक्सटेंशन का मतलब है लेंथ, इसका ग्राफ। अब इसके लिए आपके पास वो हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जैसे वो हुक्स लॉ की एप्लीकेशन में वो एक वेट मेजरिंग डिवाइस थी जिसमें स्प्रिंग लगा होता है। जैसे वो आपने हॉकर्स के पास जो रेडी वाले आ रहे होते हैं उनके पास देखा होगा, छोटा सा एक वज़न नापने वाला एक स्प्रिंग टाइप होता है, उससे वो 2, 4, 5 किलो की चीज़ वज़न करके दे देता है। तो उसमें यंग्स मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। बस बेसिक सा याद रखना है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होती है, स्ट्रेस प्रेशर को कहते हैं। स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। फिर प्रोसीजर है, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। जो पढ़ना चाहें एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मैं इधर इसीलिए पॉज करता हूँ ताकि एक बार पढ़ने से आपको एक्सपेरिमेंट हो कैसे रहा पता लग जाएगा। यकीनन जो लोग तो प्रैक्टिकल नहीं किए हुए उन्होंने ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि आपको पता हो एक्सपेरिमेंट होता कैसे है। वैसे तो ये परफॉर्म करवाया गया हो तो बस इसके बाद फिर आप इसकी कैलकुलेशंस की तरफ आ जाएंगे। तो कैलकुलेशन में हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। पहले आपको एक इनिशियल पोजीशन दे दी जाएगी, यहाँ पे 0 ली गई है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटी 9.8 है। अगर हमारे पास जो भी मैथ्स की कंडीशन में दिया होगा लाइक 10 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, हम उनसे 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर ग्राम में हो और कन्वर्ट करना अवेलेबल ना हो तो 980 से मल्टीप्लाई करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जो भी कंडीशन होगी वो आपको दी जाएगी। जैसे यहाँ पे वेट डाइन्स में है तो हम ग्राम मल्टीप्लाई 980 करेंगे। तो वैसे ये आपके पास न्यूटन में होगा तो फिर 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ्स को ये फर्स्ट वेट वाले सेक्शन में, तो आपके पास वेट आ जाएगा। एक्सटेंशन x1 और x2 का पूरा कॉलम आपको दिया होगा, तो मीन आपने निकाल लेना है। दोनों को ऐड करेंगे, 1.2 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 1.2 ही आ जाएगा। फिर उसको इनिशियल x0 से माइनस करनी है तो वो आपके पास 0 था, तो सेम वही वैल्यूज़ आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ हैं क्योंकि ग्राफ में यूज़ करनी है, तो वेट या जो वेट का आंसर आया उसके अकॉर्डिंग जो लेंथ है उसको यूज़ करते हुए या आपने ग्राफ को तरतीब देना है। उसमें सिर्फ स्केलिंग कर लेनी है कि वाई एक्सिस पे कितनी फोर्स जो है लेट्स से 100 न्यूटन या 10 न्यूटन फोर्स पर बॉक्स रखते हैं, और एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या जितना भी आप मेजरमेंट्स के लिहाज से देख लेंगे उसको मार्क कर लेंगे, या उसके लिहाज से पॉइंट्स ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन बना देनी है, आपका ग्राफ बन जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है।
नेक्स्ट आपके पास एक्सपेरिमेंट है दूसरा, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजिंग अ प्लेन या थिन लेमिना यूजिंग प्लम लाइन। इसमें सिर्फ बेसिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है जो कि डिपेंड करता है अल्टीट्यूड यानी हाइट के लिहाज से। जितनी हाइट ज़्यादा होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी कम होती जाएगी। उसके अलावा ये छोटा सा गेन प्रोसीजर है उन लोगों के लिए जिनको कब इसके बारे में कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट कैसे होता है अगर तो आपको स्कूल में या कोचिंग सेंटर में नहीं बताया गया तो फिर आपने ये थोड़ा सा रीड आउट कर लें सो डैट आपको इसका आइडिया हो। इसको सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ ले आपको पता लग जाएगा मेजरमेंट कैसे है। वैसे ये आपके पास 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। एक में इसमें वक्त प्लम लाइन है, पेंसिल से उसकी लाइन लगा लेंगे। फिर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एक एक और डॉट है और उससे डॉटेड लाइंस में आपको प्लम लाइन की लाइन नज़र आ रही है। तीनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जी पॉइंट या ओ पॉइंट वो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। बस इस तरह हम लाइंस प्लम लाइंस ड्रा करके जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं। थर्ड है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए रेगुलर शेप्ड insoluble stone by displacement method and calculate its density। तो इसके हवाले से कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि एक बीकर मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें जिस वक्त आपके पास इनिशियल वॉल्यूम हमें मैयर हो जाता है, लाइक बच्चों का आपने देखा होगा छोटा फीडर होता है उसके ऊपर छोटी छोटी मेजरमेंट लिखी होती है, वो बेटा वही एक मेजरिंग सिलेंडर की सबसे आसान एग्जांपल है। फिर उसके बाद उसके अंदर जब हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो जो इनिशियल वॉल्यूम लेट से 50 मिलीलीटर था वो चेंज होके 60 या 70 पे चला गया, तो 70 माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास 20 मिलीलीटर या 20 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। और यही चीज़ यूज़ होती है, इसकी एप्लीकेशन है बेटा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहा होता है वो पानी के ऊपर जितना ज़्यादा उसका वेट होगा वो हल्का सा उतना उसमें इमर्स होगा, उतना पानी को डिस्प्लेस करेगा, यानी पानी की जगह पे खुद डूबेगा थोड़ा सा। अब उससे क्या होगा, जितना वो पानी को साइडों पे करेगा पानी उतनी ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा। वैसे तो इस फोर्स को बॉयंट फोर्स कहते हैं, आपके कोर्स में अभी बॉयंट फोर्स का जिक्र नहीं है। तो जितना वेट ज़्यादा होगा अपथ्रस्ट उतना ज़्यादा होगा और वो शिप आसानी से पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपथ्रस्ट का यूज़ होता है। फिर प्रोसीजर अगेन के इसको मेजर कैसे करते हैं, वैसे तो मैंने आइडिया दे दिया है, जितना भी वॉल्यूम है हम उसके लिहाज से करते हैं। एंड में डेंसिटी का फार्मूला लगा लेते हैं। आपके पास जो ज़्यादा चीज़ आएगी वो इस तरह फॉर्मुलेशन आएगी। ये जो फर्स्ट कॉलम में आपके पास वेट्स वाले ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सॉलिड इन एयर ये सब लिखा हुआ होगा। सिर्फ आपको जो चीज़ दी गई होगी कैलकुलेशंस में वो ये इनिशियल वैल्यूज़ भी 0.5 0.44 ज़्यादा चांस दी गई होगी। आपने सिर्फ इन्हें माइनस कर लेना, उससे वेट ऑफ सॉलिड इन एयर आ जाएगा और फिर उसको यूज़ करके डेंसिटी ऑफ वाटर निकाल लेनी है। एंड में जो भी टोटल डेंसिटीज़ हैं सबको प्लस करके डिवाइड बाय 3 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, हमारे पास एवरेज डेंसिटी आ जाएगी। फिर डेंसिटीज़ मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की हमें एक आइडिया के लिए दी है। फोर्थ प्रैक्टिकल है स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग अ प्लेन मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करने हैं। रिफ्लेक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू अ शार्प या नॉन रिफ्लेक्टिंग नॉन ट्रांसमिटिंग ऑब्जेक्ट है। तो उसके हवाले से रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें लाइट बाउंस बैक होती है और सरफेस इंटरेक्शन होती है, यानी लाइट टकराती है। अब इसमें कैसे किया जाता है ये प्रोसीजर आपने एक बार पढ़ लेना है। हाँ, जो चीज़ अहम है वो इसकी ये लेबलिंग है। सिर्फ ये रे डायग्राम दे दी जाएगी, जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है और ये प्लेन मिरर की आगे आपने इनकी लेबलिंग सेंटर में नॉर्मल ड्रा करने हैं। इंसिडेंट एंगल जहाँ से लाइट आ रही है ना, ये P1 से जो लाइट आ रही है ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ठीक है, और इसीलिए उसका जो एंगल है एंगल के साथ आई डाल दिया, इंसिडेंट एंगल है। दूसरी तरफ रिफ्रैक्टेड एंगल है और नॉर्मल लाइन ड्रा करके आपने उसे लेबलिंग करना है। ये एक अहम पॉइंट होता है इसमें। फिर इसका डायग्राम इसमें आपको आता क्या है, 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, एवरेज निकाल के टोटल वैल्यू आपने बतानी होगी। नेक्स्ट फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है इन्वेस्टिगेट द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड कैलकुलेट्स इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक्सपेरिमेंट बेटा अहम एक्सपेरिमेंट है। वैसे तो हम एक एट दी एंड एक कंप्लीट लिस्ट देंगे कि कौन से 5-6 एक्सपेरिमेंट हैं इन 16 में से जिनको आपने बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन अभी के लिए इसको ज़रूर सुने। इसमें रिफ्रैक्शन का यानी लाइट के बेंडिंग का प्रोसेस इस्तेमाल होता है प्रिज्म से। ये एक्सपेरिमेंट फिगर के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से, लेबलिंग के हिसाब से ज़रूर पूछा जाता है। इस डायग्राम को आपने ज़रूर याद रखना है, इसकी लेबलिंग ज़रूर याद रखनी है। जब लाइट एरो के लिहाज से देखना है, जब ग्लास की तरफ लाइट आ रही
रही है वो इंसिडेंट रे है और एंगल उसका इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फिर उसके बाद लाइट बेंड होगी अपने पास से सीधा जाने के बजाय हल्का सा सेंटर की तरफ या ये नॉर्मल वाली लाइन की तरफ बेंड हो जाएगी, तो इसलिए एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। और जो प्रिज्म के अंदर लाइट जा रही है या ग्लास के अंदर स्लैब के अंदर लाइट जा रही है वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। फिर उसके बाद एमर्जिंग रे, तीसरी रे अक्सर स्टूडेंट्स लेबल नहीं करते। एमर्जिंग रे होती है जब वो मिरर से या ग्लास से दोबारा बाहर निकलेगी और वो दोबारा फिर स्ट्रेट उस यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन दोबारा जिस डायरेक्शन में आ रही थी आवाज़ से उसी डायरेक्शन में मुड़ेगी, तो उससे उसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब ये चीज़ आपका एक्सपेरिमेंट था और उसके बाद उसके हवाले से जो प्रोसीजर आता है वो लेबलिंग सबसे ज़्यादा अहम है। इंसिडेंट के हवाले से वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके अलावा ये चीज़ आपसे ज़रूर पूछी जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें। फार्मूला यूज़ करना होता है क्योंकि एक मीडियम एयर है तो सिंपली साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। आई और आर के एंगल दिए हुए हैं तो साइन आई और साइन आर आपने सब के निकाल के फिर उन सब से एन की वैल्यू दोनों को डिवाइड करके आई की वैल्यू ऊपर 0.54 ऊपर डिवाइडेड बाय 0.55 रख के आंसर निकालने हैं। और फिर जो एन की यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ आएँ तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, हमें मीन वैल्यू मिल जाएगी। और ये याद रखना है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी इक्वल होता है जो सी ओवर वी यानी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेलोसिटी मीडियम भी के इक्वल है। सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट है फाइंड क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म। इसमें आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स ज़रूर आनी चाहिए। इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है जो कि इसके स्टेप्स में इस्तेमाल होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब लाइट एक प्रिज्म से होके डिस्पर्स फैल जाती है, इसको कहते हैं 7 कलर्स में इसको डिस्पर्शन कहते हैं। एमर्जिंग रे जो मिरर या ग्लास में लाइट एंटर होने के बाद जब दोबारा बाहर निकलेगी उसे एमर्जिंग रे कहते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म। ये वो एंगल है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो लाइट है जहाँ से निकलनी चाहिए वो उससे डेविएट हो जाती है, कहीं और जगह पे निकलती है। वो आगे आप लेबलिंग में देखेंगे डिटेल में, या आपने पढ़ लेना है इसका प्रोसीजर। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ है। थोड़ा सा मैं इधर स्लो इसलिए किया कि आप देख लें। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन के हवाले से ये फाइनल डायग्राम आ गई, पेपर के लिहाज से बहुत अहम है। लास्ट टाइम भी ग्रेड 10 का जो पेपर हुआ था उसमें ये आई हुई थी, 9 या 10 में, किसी 10 में आई हुई थी। उसमें इंसिडेंट रे को लेबल करना है। सिर्फ ये आपके पास रेड लाइन थी और उससे आगे आपने ड्रॉ करना था ये ब्लू लाइन और ये ग्रीन लाइन, बस। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और फिर आगे इमर्जिंग रे। आगे डॉटेड लाइन आपने ज़रूर इसलिए बनानी है कि असल रे कहाँ जानी थी तो कितनी उसमें डेविएशन आई, और ये नीचे वाली डॉटेड लाइन हमें दोबारा इसका नॉर्मल दे रहा है, तो उससे वो एंगल ऑफ डेविएशन हमें ये डी एंगल पता लग जाता है जो ओरिजिन के साथ ओ के साथ सेंटर में बन रहा है कि असल रे से जो लाइट है वो कितनी डेविएट हुई है। और एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का सिंपल सा है कि आपको इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे अवेलेबल हो तो आप एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे के लिहाज से निकल आएगा। वैसे तो आपके कोर्स में जितना है आप उसे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये डी की मदद से ज़्यादातर कैलकुलेट होता है, देना तो कैलकुलेट करना काम है। ये टेबल आपको दिया होगा, मीन डेविएशन निकाल के आपने बता देना है टोटल डेविएशन क्या होगी, और उसका ये प्रैक्टिकल लाइव फिगर है। 7th एक्सपेरिमेंट है मेजर ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर, प्लॉटिंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक यानी वीआई ग्राफ बनाना है। इसमें ओम लॉ का कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें यूज़ होंगी। ओम लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो जिससे जो शो होती है वो आर ए ओवर एल के इक्वल होगी, या रेजिस्टेंस के फैक्टर आपको इसके हवाले से आने चाहिए। रो एल ओवर ए है, एल लेंथ है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, एरिया बढ़ेगा तो डिक्रीज़ होगी। फिर ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस के कर्व हैं। फिलामेंट बल्ब का जितना ग्राफ बनाया हुआ है बी फिगर में, यहाँ तक तो ये ओमिक है, लेकिन आगे से वो राइट साइड पे जैसे थर्मिस्टर का ग्राफ बेंड हो रहा है इस तरह वो बेंड होने लग जाता है, आगे वो नॉन ओमिक हो जाता है। उसके अलावा फिक्स्ड रेजिस्टेंस
या थर्मिस्टर, ये दोनों फिर एक हद तक तो ओमिक हैं, स्ट्रेट लाइन रहेंगे वहाँ तक ओमिक है, उसके बाद ओमिक नहीं रहते। इसका प्रोसीजर ये है, एक छोटा सा सर्किट लेबलिंग के लिए आपको दे सकते हैं। तो उसमें ये जो रियोस्टेट है ये वेरिएबल रजिस्टर है, जिसकी मदद से मुख्तलिफ रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ पे हम आंसर निकालेंगे। ऑब्जर्वेशन में आपको ये प्रोसीजर कभी भी नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, सो डैट कि आप प्रैक्टिकल्स में परेशान ना हो। फिर वोल्टेज करंट की वैल्यूज़ आएंगी, रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, V/I फार्मूला याद रखना बेटा, ऊपर लिखा हुआ भी होगा, देख लेना, दोबारा कह रहा हूँ देख लेना। फर्स्ट कॉलम में तमाम इंफॉर्मेशन क्या वो करवाना चाह रहा है, हर रो को अलग सॉल्व करना है। 1 है फर्स्ट वाली रो है, उसमें वोल्टेज की वैल्यू 1 आ गई है, आई यानी एम्पेयर करंट की वैल्यू 0.21 है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, V/I यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.21। कैलकुलेटर पे डिवाइड करें 4.76 आ जाएगा। इस तरह 1.2 दूसरी वैल्यू है, 0.25 उसका करंट है, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 0.25 V/I करेंगे 4.8 आएगा। ये तीनों वैल्यूज़ आपने ख़ुद निकालनी है और तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, एवरेज आ जाएगी। और इन तीनों वैल्यूज़ को V और I कर्व पे, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे करंट एम्पेयर में ले लेंगे, और उसके बाद तीनों वैल्यूज़ को पॉइंट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसका प्रोसीजर यकीनन आपको समझ आ गया होगा। लास्ट एक्सपेरिमेंट है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर एंड इट्स लेंथ। आपने आइडेंटिफाई करना है रिलेशन, यानी फार्मूला बताना है। अब उसकी बेसिक टर्म्स जो आपने याद रखनी है वो रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन क्या होता है, R = ρl/A, ओम्स लॉ V = IR आपको पता होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ का रिलेशन इससे क्या बनेगा, जब R की वैल्यू ρl/A पुट करेंगे तो वोल्टेज और लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है, एक रूलर के साथ तार ले लेते हैं, जितनी लंबी तार वो रखी जाएगी उतना उसका वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम होगा। इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं वोल्टेज, या इसको हम रियोस्टेट के कॉन्सेप्ट में भी यूज़ करते हैं बेटा। इसका छोटा सा प्रोसीजर है वो आप लोगों ने पढ़ लेना है, सिर्फ आप लोगों के लिए डाला है। जो चीज़ करने वाली है वो ये 3 वोल्ट मीटर और 3 एम मीटर की रीडिंग V1 V2 V3 डी होगी, और 3 उसके सारी वैल्यूज़, और A1 A2 A3 डी होगी। तो आपने फार्मूला यूज़ कर लेना है V/I, ये यूनिट्स के तौर पे इन्होंने रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज़ कर लिया, ये V/A नहीं V/I होगा, वोल्टेज ओवर करंट। उससे रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के लिहाज से, ये फर्स्ट पे लेंथ लिखी है 10 20 30 40, तो आपने ग्राफ ड्रा कर देना है। तो यहाँ तक कि आपके 8 प्रैक्टिकल पूरे होते हैं, ये वाला आपका सेक्शन पूरा होता है। अब सबसे अहम सेक्शन की तरफ जाते हैं, जो कि है कि आपको वर्कशीट से एक प्रैक्टिकल कराया जाए। साथ साथ आप नोटबुक निकाल लें, नोटबुक अपने सामने रखें, क्योंकि अब ये साथ साथ ईमानदारी से करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आप रेडी हो जाएंगे अपने प्रैक्टिकल्स के लिए। स्टूडेंट, सबसे अहम टाइम आता है प्रैक्टिस का। अब आपके पास वर्कशीट शो की जा रही है, नोटबुक पेन या पेंसिल अपने पास रखें, आपने साथ साथ सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा साथ गाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, साथ साथ समझते जाएं। और अगर ये प्रैक्टिस आप हाथ सीधा कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास पेपर एक प्रैक्टिस की तरह ही शो होगा। और दूसरी बात यह है कि पहले लाइक सेक्शन ए के मैं आपको वर्कशीट्स शेयर करूंगा, साथ ही इसी वीडियो में आगे उसका सलूशन है। पहला सेक्शन करें, 8 एक्सपेरिमेंट है, उसका सलूशन मैच करें, चेक करें कि आप किधर लायक करें हैं। दोबारा ज़रूरत पड़े फिर एक बार दोबारा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका मेजर क्वेश्चन में हाथ सीधा हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द फिगर्स बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन फिगर्स को देखते हुए आपने आंसर देना है। फिगर आपके सामने है, जीरो एरर के हवाले से फिगर्स हैं। अब इनमें है विच फिगर इंडिकेट देयर इज़ नो जीरो एरर। तो फर्स्ट फिगर आपके पास है, उसमें जीरो एरर नहीं है, लेफ्ट फर्स्ट फिगर आपके पास। उसके बाद विच फिगर रिप्रेजेंट पॉजिटिव जीरो एरर। दरमियान मिडल फिगर जो है वो आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर है। क्यों? जीरो ऑफ द मेन स्केल राइट्स, वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे है। फिर विच राइट फार्मूला ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ज़रा आप जल्दी से बताएं, आंसर नोट करें। तो जो फार्मूला वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का अभी नहीं बताऊंगा, सॉरी, पहले 2 सवाल बता दिए हैं। तो चलो आगे से खुद एक बार प्रैक्टिस करें। इफ़ द स्मॉलेस्ट मेन स्केल रीडिंग डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर, देयर इज 10 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल।
तो उस केस में फिर पहले आपने लीस्ट काउंट का फार्मूला सी पार्ट में लिखना है, डी में आपने उसका स्मॉलेस्ट स्केल लेते हुए उसका लीस्ट काउंट निकाल के देने हैं 1/10 जो भी आपका। फिर लेबल करनी है, आगे आपने लेबलिंग के फिगर ऊपर एक्सप्लेनेशन में भी दी हुई है। डिवीजन्स के वाले से भी लेबलिंग है, प्रॉब और सारी लेबलिंग आप करेंगे। ये फिगर मैंने ओपन कर दिया है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास बुक्स से क्वेश्चन है। there are total 58,000 books, how many significant figures are there in the result। तो इसमें आपके पास कितने significant figures हैं, सिर्फ digits बताने हैं आपने। will the result change if the books are measured in the packet of 10। अब 10 के पैकेट्स में हों तो उसमें रिज़ल्ट चेंज होगा या नहीं होगा। बहुत अहम सवाल है, बहुत ज़्यादा अहम, सोचिएगा इसे। एक ज़ीरो का फ़र्क पड़ जाएगा बेटा। और राइट द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है डिजिटल का, वो आपने बुक में पढ़ा हुआ है, मेंशन करें। फिर कंप्लीट द टेबल फ्रॉम द फिगर बिलो, इस फिगर को देखते हुए आपने मेन स्केल रीडिंग लिखनी है। ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तकरीबन एक आइडिया आपको हो रहा होगा 10-20 सेंटीमीटर की लाइंस में से। तो नीचे वाला ज़ीरो जो है वो किस लाइन से को क्रॉस कर चुका है, वो मेन स्केल होगी। फिर कौन सी लाइन इन 10 लाइंस में से कोइंसाइड करिए सामने वाली लाइन से, वो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। मल्टीप्लाई उसे लीस्ट काउंट से करें और फिर जो आंसर आए उसको मेन स्केल रीडिंग से ऐड करें, ये आपके पास आ जाएगा। इसका लीस्ट काउंट ज़ीरो दिया हुआ है, ओ सॉरी ज़ीरो एरर नहीं दिया तो करेक्शन कुछ भी नहीं करनी। फाइंड द मीन लेंथ इफ़ द वर्नियर स्केल एज 20। अब क्योंकि टेबल को उसी के लिहाज से देख के चलना है। इफ़ द वर्नियर कैलिपर एज 20 डिवीजन्स कैलकुलेट इट्स लीस्ट काउंट, वही लीस्ट काउंट का फार्मूला लगाएंगे। राउंड ऑफ द फाइनल रीडिंग, जो फाइनल आंसर आया है ऊपर इस टेबल में उसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, जहाँ तक लीस्ट काउंट होगा वहाँ तक आपने करना है। पॉइंट के बाद उतने डिजिट आने चाहिए। फिर स्टूडेंट वांट्स टू फाइंड द रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो विच जार्स आर सूटेबल टू टेक द रीडिंग ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर, कौन से अपर जार्स हैं या आउटर जार्स हैं, ये आपने बताने हैं। तो वेयर आर द सॉलिड स्फीयर इज़ फिक्स्ड टू फाइंड इट्स डायमीटर, वो स्फीयर कहाँ पे रखेंगे वो भी बताएं। और व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिसाइज डिवाइस, प्रिसाइज डिवाइस कौन सी है वो आप बताएंगे। फिर यू आर गिवन विद द डिजिटल वर्नियर कैलिपर एंड मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर, विच डिवाइस गेट्स मोर प्रिसाइज रिजल्ट। याद रखना है जो डिजिटल लीस्ट काउंट, क्योंकि ऊपर आपने लिखा हुआ है डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है स्क्रू गेज के बराबर होता है 0.001 सेंटीमीटर के। तो एवरी इन विच डिवाइस रीडिंग देयर इज़ अ चांस ऑफ ह्यूमन एरर, ज़्यादा चांस एरर का किस में है वो बताना है। एवरेज मास ऑफ ह्यूमन एयर इज़ दिस, हाउ मच सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, जल्दी से बताते जाएं। फिर स्टूडेंट आस्क pencil thickness of human hair and internal diameter, which instrument is used to measure the length of pencil, which instrument is used to measure the human thickness of human hair, और कन्वर्ट करें 0.1 मिलीमीटर इंटू मीटर, सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपके पास जो स्क्रू गेज दिया हुआ लेबल्ड हुआ हुआ, तो इस फिगर को देखते हुए आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है। अगेन मेन स्केल रीडिंग जितना सर्कुलर स्केल क्रॉस कर चुका है वो आ जाएगी। फिर जोन सी लाइन को इंसाइड कर रही है सर्कुलर स्केल की वो आपने देख लेनी है और उसकी मेजरमेंट ले लेनी है। ये मैक्सिमम मुश्किल अगर आएगा, इससे ज़्यादा मुश्किल आपके पास पीबीए इंशाल्लाह नहीं आ सकता। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो अभी आप आगे मॉडल पेपर देखेंगे आपको लगेगा कि वो तो बहुत आसान है। क्यों, ये तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए गए हैं। मीन डायमीटर लेना है, जितने वैल्यूज़ जो भी आएगी उस एक ही वैल्यू है तो वही मीन होगी। फाइंड द एरिया ऑफ वाई, रेडियस आ जाएगा तो एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का फार्मूला ले लें, वैसे दिया होना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिया। स्क्रू गेज का पिच आपको दी है और नंबर ऑफ़ डिवीजन्स दिए हैं, तो पिच और नंबर ऑफ़ डिवीजन से आप उसका लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। रीडिंग मेन स्केल की ये दी हुई है और सर्कुलर स्केल की डिवीजन दी हुई है, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट करें, दोनों को ऐड करें, आपके पास रीडिंग आ जाएगी। एक्चुअल लेंथ अब ये है जो आपके पास आई है वो देख लें और ये देख लें, तो आप दोनों को माइनस करेंगे, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा आपके पास। फिर स्क्रू गेज है जिसका लीस्ट काउंट ये है, उसकी मेजरमेंट इससे लेनी है। मेन स्केल रीडिंग देखें, क्या सिक्स्थ लाइन 5 से अगली वाली ऊपर वाली लाइन देखनी होती है मेन स्केल में, तो क्या वो नज़र आ रही हैं, नहीं तो फिर 5 ही मेन स्केल रीडिंग होगी। सर्कुलर स्केल में देख लें, इस डेटा सेंटर वाली जो लाइन है इंडेक्स लाइन, उसके सामने कौन सी रीडिंग है लिख ली,
25 रीडिंग है, गुड, आपने सही लिखी है। उसको मल्टीप्लाई करें लीस्ट काउंट से 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर, आमतौर पे स्क्रू गेज मिलीमीटर में लेते हैं। फिर दोनों को ऐड करें, टोटल रीडिंग आ जाएगी ऊपर नीचे वाली। स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर दिया हुआ है -0.02। तो यहाँ पे आप बताएं व्हाट इज़ द ज़ीरो करेक्शन, सिर्फ साइन चेंज करने बेटा, प्लस 0.02 आ जाएगा। इफ़ द मेजर्ड वैल्यू इज़ दिस, व्हाट इज़ द करेक्ट रीडिंग, 2.94 में से प्लस कर दें 0.02 तो आंसर आ जाएगा। ज़ीरो करेक्शन हमेशा उसके साथ लगा देते हैं। डज द रीडिंग बिकम मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आफ्टर करेक्शन, तो ये आपने बताना है, यस होगी ऑब्वियसली। फिर दो स्क्रू गेज है, एक का लिस्ट काउंट ये है, दूसरे का ये है, कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है आप बताएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट ए ने एक रिज़ल्ट निकाला 1.25 मिलीमीटर, दूसरे ने 1.253 मिलीमीटर। अब ये याद रखें, इसके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रिसिजन के बारे में पूछा जाएगा, तो ये वो क्वेश्चंस हैं, तो वो आपने फिर बतानी है कि विच इज़ मोर एक्यूरेट, और अगर असल जो है 1.254 है तो, और डिफाइन एक्यूरेसी है क्या कि असल वैल्यू के करीब हो। फिर तीन रीडिंग्स दी हैं, उनकी एवरेज निकालनी है, तीनों को प्लस करके वो आप निकालें। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज प्रिसाइज, कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा, जो स्क्रू गेज है क्या वो प्रिसाइज है, बताना है हाँ या ना में। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, 2.513 में। और मेजरमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ली है, तो मोस्ट प्रिसाइज किससे होगी, रूलर से या वर्नियर कैलिपर से, ये बतानी है। फिर कंडीशंस लेनी है, ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा, और वही 10 एरर नेगेटिव। थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक टेबल, अब ये टेबल दिया हुआ है, इस तरह का टेबल, या इनमें एक आध और क्वेश्चन मार्क तो नहीं आता, खाली आता है। ये टेबल है, आपने जैसे अब ये क्वेश्चन मार्क है तो 4.1, 4.8 और 4.5 तीनों को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 3 करें तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर 4.8, 4.4 और 4.5 को ऐड करें, तीनों को डिवाइड बाय 3 करें, ये आ जाएगी। इस तरह तीनों के टाइम आ जाएंगे। टाइम के बाद उसका स्केयर आपको पहले ही दिया हुआ है। उसके बाद 400 डिवाइडेड बाई 21.16 करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तीनों वैल्यूज़ निकालें, 360 डिवाइडेड बाई 20.25 और इसी तरह 280 डिवाइड बाई 18.49, उनका मीन निकालेंगे, तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 3। फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर ऑल रीडिंग्स, तमाम रीडिंग की वैल्यू वो आपने निकाल ली होगी। राइट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। फिर कंप्लीट द टेबल बिलो। अब ये इसको देखते हुए इनिशियली वो चलना शुरू कहाँ से हो रहा है, 40 सेंटीमीटर की लंबाई से है, और उसके बाद टाइम कितना लगेगा, वो सारी रीडिंग आपने, वो घड़ी के ऊपर टाइम नज़र आ रहा है 3.58 सेकेंड। तो वही तीनों बार टाइम लेके उसी की एवरेज लेके स्क्वायर लेके डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, क्योंकि 40 से इसने नीचे 100 पे आना है, तो टोटल 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। उससे मीन वैल्यू वही आ जाएगी, और 2s और टी स्क्वायर में इस तरह 2s की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और टी स्क्वायर को वाई एक्सिस पे। ये आपको ग्राफ में बताया हुआ होता है कि इनके दरमियान ग्राफ बनाना है। हाउ डज डिस्टेंस चेंज विद टाइम, किस तरह चेंज हो रहा है वो आपने एक्सप्लेन करना है, कि क्या बढ़ रहा है, कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है, वो एक्सेलरेशन बता रहा होगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन इफ़ इंक्रीज द स्लोप बढ़ने से क्या होगा। फिर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अगर हम जो आयरन ले रहे हैं, विच इक्वेशन इज़ यूज, तो आपको पता है कौन सी इक्वेशन यूज़ होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन और प्रूव करें। अब ये देखें, मिलते जुलते सवाल है, सारे बोर्ड ऐसे नहीं देता, इनमें से कोई एक का सवाल या इस जैसा सवाल दे देगा। फिर व्हाट इज़ इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, व्हाट इज़ द, अब ये एक एक नंबर के आप देख रहे हैं, इस तरह के सवाल पीबी में आते हैं। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर और स्केलर, तो आपने बताना वेक्टर है बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऊपर बता रहा है। स्लोप कम क्यों रखा जाता है, सो डैट कि वो ऑब्जेक्ट तेज़ी से ना आए, हम उसका टाइम नोट कर सकें। इतनी तेज़ी से अगर आ गया तो हम टाइम कैसे नोट करेंगे। फिर स्लोप ऑफ ग्रेडियंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, उसकी स्लोप से क्या मिलता है, तो वो स्पीड मिलती है, आपको पता होगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। फिर वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, जब वो कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड जा रही हो, ऊपर जा रही हो तो साइन का ख्याल रखना है। फिर विच फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड, वो उसका एक्सेलरेशन फास्ट हो। वाई द बॉल डज नॉट एक्सलरेट एज फार एज स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, तो विदाउट रोलिंग अगर हो तो बॉल ज़्यादा तेज़ क्यों नहीं होती। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है नो फ्रिक्शन विल द बॉल रोल, अगर फ्रिक्शन ना हो तो बॉल रोल करेगी। और इज़ देयर, वो आपने बताना है कि रोलिंग फ्रिक्शन में
कितना फिर इफेक्ट आता है, और लास्ट में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी रोलिंग बॉल की। फिर ये ग्राफ आपको दिया है, इसको देख के इसकी आपने वो 2 पॉइंट्स आपको निशानदेही किए हुए हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के फार्मूले से स्लोप निकालनी है। स्लोप बता क्या रही है, ये स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसकी स्लोप स्पीड बताती है। रोलिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन, लीस्ट काउंट, स्टॉप वॉच का क्या है, और ये छोटे छोटे सवाल आपको दिखाए गए हैं। सॉल्व करें इन्हें, बिल्कुल बेसिक सवाल है। थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि आपका टाइम ज़्यादा होने लग गया है, लेकिन मसला ये है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये एक्सपेरिमेंट तैयार होते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास एक्सपेरिमेंट है लेंथ और टाइम पीरियड वाला। इसके आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें आपने अब इसकी पोजीशन निकालनी है जब नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। पोजीशन ओ पे कैलकुलेट दी नेट फोर्स। नेट फोर्स आपको यहाँ पे दी हुई है एम जी के कौन सा वाला फैक्टर, कॉस थीटा या साइन थीटा, कौन सी फोर्स वापस खींची है। वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, वो वेट के ऊपर एम जी कॉस थीटा के होगी। फिर राइट दी मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अभी हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ कि जितना आप मैक्सिमम कर सकें। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम रिड्यूस हो, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टाइम पीरियड, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के लिहाज से आपने बताना है इम्पैक्ट कितना होगा। फिर व्हाट हैपन्स इफ द मास ऑफ बॉब इज़ हाफ, व्हाट इज़ द यूनिट टाइम पीरियड। फिर वैल्यू ऑफ वेयर इज़ द वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो। और डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए क्वेश्चंस आप साथ साथ आंसर करते जाएं। एक एक वर्ड के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा लग रहे हैं तो थोड़ी देर आप रेस्ट करके बेशक आप ये वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चंस तमाम एक बार ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी जस्ट इसके बाद ये फर्स्ट सेक्शन ए के तमाम क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं तो मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भी साथ दिखा रहा हूँ, सो डैट कि आपको ये ना हो ये तमाम क्वेश्चंस आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं। आई एम टेकिंग देम स्लो कि उससे आप ये क्वेश्चंस का आंसर देते जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आपने अटैम्प्ट करना है। सिंपल क्वेश्चंस हैं। टाइम पीरियड में ये देखें आपके पास एम्पलीट्यूड दी है, टाइम फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाइब्रेशंस। ये टाइम आपने वैसे तो प्रोवाइडेड होगा तभी आप इसके मीन ले सकते हैं, एल्सवाइज सिर्फ रिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, तो उसमें ये हीट कैपेसिटी के हवाले से बेसिक डेफिनेशंस पहले हैं आपके पास, और फिर उनका इफेक्ट एक कह लें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कह लें वो हैं। फिर प्रिंसिपल कौन सा यूज़ होता है इस मेथड में, ये क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद फिर आपके पास गो ऑन ये क्वेश्चंस कुछ ना कुछ प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस कन्वर्जेंस का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में ख़ास तौर पे, और फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। दो इक्वेशंस बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस अहम है या इनकी वैल्यूज़ अहम है। फिर आपके पास छठा एक्सपेरिमेंट आ जाता है, उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनमें वॉल्यूम के हवाले से वो जो लेटेंट हीट के हवाले से एक्सपेरिमेंट के ग्राफ हैं। कैलोरीमीटर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कैलोरीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम के लिए, फ्यूजन वगैरह की कैलकुलेशन के लिए है। फिर उसके बाद आपके पास ये रीडिंग्स दी हैं, स्टेट्स आपने बतानी है। जो टेम्परेचर 0 से कम होगा वो आपको पता है कि वो सॉलिड है, 0 से 100 तक है। पहला 100 लिक्विड होगा और उसके बाद वो गैस में चेंज हो जाएगा। फिर उसी इन दोनों पॉइंट्स के लिहाज से ग्राफ ड्रा कर देना है। लेटेंट हीट की फिर डेफिनेशंस आपके पास बेसिक आ गई हैं। कन्वर्ट करें 35 डिग्री इनटू केल्विन, बेसिक क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट। फिर इस फिगर को देखते हुए आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आगे ए से बी क्या हो रहा है, बी से ए क्या हो अगर हो तो उस प्रोसेस का नाम, जो आपके पास एवेपोरेशंस और उसके अलावा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। फिर ये क्वेश्चंस इसी तरह आप सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा मैं इस एक्सपेरिमेंट्स के सेक्शन ए को गो थ्रू कर रहा हूँ, बेसिक डेफिनेशंस के साथ आपने जाना है। और जो अहम चीज़ है वो ये इस तरह के हैं कि अगर एफ़ और 2F पे कन्वेक्स लेंस के लिहाज से हो तो इमेज किस तरह बनेगी, ड्रा करके बताएं, या वो ड्रा हुई होगी उसका आउटपुट किधर होगा वो आपने बताना होगा, ठीक है। फिर वर्चुअल इमेज का डिफरेंस या रियल और वर्चुअल का डिफरेंस है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, फोकल लेंथ होती क्या है, यूनिट क्या है फोकल लेंथ का। 8th एक्सपेरिमेंट सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बहुत अहम प्रैक्टिकल है। इसमें ख़ास तौर पे टेबल आपने ज़रूर देख लेना है, उनकी एवरेज वैल्यू, और उसके अलावा क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। ये क्वेश्चन अब आपको जैसे बताया गया है ये फर्स्ट जो 9th के पेपर में आया हुआ था।
फिर उसके बाद फर्दर उसकी रेजिस्टेंस की इफेक्ट है, आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए से कि अगर लेंथ डबल करें तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन अहम है। सर्किट दिया हुआ है आपको, उससे लेबलिंग या बेसिक उससे कैलकुलेशन रिजल्ट बताने हैं। कोई सर्किट बनाना बहुत कम दिया जाता है, ये डायग्राम और सर्किट बनाना कम होता है। हाँ, ग्राफ बनाना आपको दिया जा सकता है। बाकी ये क्वेश्चंस आप नोट करते जाएं। लास्ट एक्सपेरिमेंट आपके पास यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ तक आपका कोई अगर पॉइंट रह गया है जल्दी से नोट कर लें वीडियो को देख के। अब आगे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सोल्यूशन में ये देखें, फर्स्ट फिगर वो आपसे शेयर कर रहा है कि ज़ीरो लीस्ट काउंट है। सेकंड बी फिगर जो है उसमें लीस्ट काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करके उसका रिज़ल्ट बता रहा है। और थर्ड में यानी पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एरर बता दिए। फिर आपने लेबलिंग करनी थी। नेक्स्ट आंसर नंबर 2 में सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस और ये टेबल का सॉल्यूशंस है। अब आप इसे चेक करते जाएं और अपने सॉल्यूशंस को मैच करते जाएं। मोस्टली आपको इसके लिहाज से सॉल्यूशंस समझ आते जाएंगे। हर क्वेश्चन का पार्ट ए बी सी, इनर जाज आउटर जाज या जो भी उसके यूजेस हैं वो आपको दिए गए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में पहले ये लेबलिंग हुई हुई थी, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो लेबलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने स्क्रू गेज बेटा ज़रूर लेबलिंग के लिहाज से करना है, एक अहम टॉपिक है। फिर ये आपके पास वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट कर लिए आपने एरिया निकालने के लिए। और उसके बाद फिर कुछ कैलकुलेशंस हैं या मीन और प्रिसिजन के हवाले से सवाल है। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारे पास आ गया है, उसको कैलकुलेशंस है। अब ये मैंने तरतीब में इसलिए दिए हैं कि अगर मैं हर क्वेश्चन को करने के बाद उसका आंसर आपको बताऊं तो वो आंसर ज़रा आपके लिए बार बार वीडियो ऊपर नीचे मूव होने से ये मैं भी गलत हो सकता हूं और आपको मैच करने में मुश्किल होगी। यकीनन सेक्शन ए के जो पार्ट्स आपने अटैम्प्ट किए हैं उनके लिहाज से एक कोई भी ग्राफ ड्रा करते हुए एक बात याद रखनी है, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को उन्होंने ज़रूर मैच किया, बाकी पॉइंट नियर बाय होने चाहिए। फिर बाकी उसके अलावा जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके पास यहाँ शो किए जा रहे हैं। तो ये आपके पास सेक्शन ए के प्रैक्टिकल्स हो गए। फोर्थ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम वाला है, उसके वाले से इक्वेशंस और वो जो मैंने आपको बताया था कि उसकी फोर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से दी जा रही हैं। अब क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लेंथी हो गई है, मैं आपको अब आगे इम्पोर्टेंट सेक्शन बी के बाद इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताने लगा हूँ। तो इससे जस्ट इन्हें एक बार मैच करें कि आपने कितना अच्छा अटैम्प्ट किया है। सेक्शन ए को 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, लेबलिंग के साथ साथ भी। तो 12 मार्क्स में से अब आप जितने ये क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है जो ग्राफ है लेटेंट हीट के हवाले से। उनकी कंडीशंस जो अभी मैंने आपसे शेयर की हैं उनको आपने बताना है। अभी आप इसमें चेंज भी हो सकता है, 65 या 70 में कहाँ बॉइलिंग स्टार्ट आप कर रहे हैं टाइम के लिहाज से, एक दो ऊपर नीचे एक्सेप्टेबल हैं। फिर रेंजेस हैं उन्हें लेबलिंग करना है और उनके लिहाज से कन्वर्जेंस करनी है। तो अगला आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 7 आ जाता है। इमेज फॉर्मेशन के लिहाज से कैलकुलेशंस हैं, फोकल लेंथ वगैरह आपने कैलकुलेट करके देनी है या मैग्नीफिकेशन का Q/P या I/Q फार्मूला यूज़ करना है। और उसके अलावा रे डायग्राम को समझना बेटा बहुत ज़रूरी है, समझ ज़रूर लीजिएगा, उसके हवाले से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। लास्ट 8वें का जो पहला सीरीज़ वाला है ये उसके हवाले से सॉल्यूशन है और उसके बिल्कुल साथ पैरेलल के हवाले से ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ तक कि आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम सेक्शन बी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। सेक्शन बी के फिर हमारे पास फर्स्ट जो स्प्रिंग कांस्टेंट के हवाले से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं तेज़ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सब दिखाए जा रहे हैं, आराम से साथ साथ सॉल्व करते जाएं बेटा। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और उस प्रैक्टिस की बेस पे आप आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये साथ डायग्राम बनी हुई है, उसकी हिसाब से आपने कैलकुलेशंस करनी है, ग्राफ ड्रा करना है और फिर उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे वो बताने हैं। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हवाले से है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। तो ये आपने बतानी है कि ये क्या शीट्स और किस लिहाज से ये ली जा रही है, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट और वो सारा, फिर इक्विलिब्रियम कब डेवलप होगा और प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए,
ये सब एक एक या दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं। थर्ड आपके पास आ गया इरेगुलर ऑब्जेक्ट को जब मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए मेजरमेंट लेते हैं तो ये उसके क्वेश्चंस हैं। कुछ यूनिट्स की कन्वर्जन्स हैं, वॉल्यूम के कुछ बेसिक फार्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए वो यहाँ पे शेयर किए गए हैं। ये सब एक बार आप अटैम्प्ट करते जाएं। जब आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो साथ साथ फिर ही इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। उसमें रे डायग्राम है, उसकी लेबलिंग आपने ज़रूर, ये जो रे डायग्राम है इसको समझना है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल का जो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्रैक्शन के हवाले से कॉन्सेप्ट है उसको समझना है ज़रूर। कुछ बेसिक डायग्राम्स हैं, नेम फिगर करनी है, किस फिगर में ट्रांसमिशन हो रही है जब लाइट गुजर रही है, जिसमें कुछ लाइट गुजर रही है वो क्या करेगी, और जिसमें कोई लाइट नो लाइट पासेस उसमें क्या होगा। तो वो आपके पास एक ट्रांसमिशन है जिसमें लाइट गुजर जाएगी, जिसमें लाइट नहीं गुजर रही उसमें रिफ्लेक्शन होगी सिर्फ। फिर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और अगला प्रैक्टिकल आ गया ग्लास स्लैब वाला। इसके हवाले से कुछ मेजरमेंट्स हैं, रीडिंग दी गई होंगी तो आपने उसको कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़रूर। अब ये रे डायग्राम है, इसमें क्या अफेक्ट होगा, क्या ये ऐसा होगा, ये याद रखना 90 एंगल पे जब भी इंसिडेंट रे होगी उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। जब तक कोई इंसिडेंट एंगल 90 से नॉर्मल से अलग नहीं होगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल है, उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल प्रिज्म से कंडीशंस क्या हैं उसकी। तो ये आपके पास एक ऑप्शंस दी गई है कि जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उससे ज़्यादा एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। फिर मैयर द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, और उस पर फिर आपने वैल्यूज़ निकालनी है। तो इन वैल्यूज़ को देखते हुए, अब ये टेबल आपके पास खाली दिया हुआ है, बोर्ड वाले इस तरह नहीं देंगे, ये सिर्फ इसलिए अभी रखा गया है कि अभी आपको मॉडल पेपर जो शेयर किया जाएगा उसको आप ख़ुद फिर देखते हुए सॉल्व कर लें। तो जो चीज़ फिगर से सॉल्व हो सकती है मैक्सिमम सॉल्व करें। टाइप्स बतानी है, स्ट्रेट लाइन वाला आपके पास ओमिक होगा, बाकी नॉन ओमिक होगा। उसके अलावा कुछ वैल्यूज़ की कैलकुलेशन है, ओम ला सिंपल v इज इक्वल्स टू आई आर यूज़ करना। और लास्ट आपके पास आ गया रिलेशनशिप है रेजिस्ट लेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस में, इनमें ओम ला और रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आपने ये सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ तक आपके पास ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब हम इनके सॉल्यूशंस को आते हैं, आपने यकीनन कंप्लीट किए होंगे। जस्ट इन सॉल्यूशंस को फर्स्ट प्रैक्टिकल से ऑनवर्ड मैच करते जाएं कि क्या आपने जो सॉल्यूशंस निकाले कि वो इससे मैच हो रहे हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो ज़रूर पूछेगा। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट का आ गया आपके पास सॉल्यूशंस, उनकी कुछ डायग्राम्स हैं जिनसे आप उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। फर्दर रेगुलर शेप के, कुछ इरेगुलर शेप के वॉल्यूम निकालने के हवाले से क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड एक्सपेरिमेंट आ जाता है, रिफ्लेक्शन के लॉज के हवाले से एक्सपेरिमेंट है। तो इसके बाद आपके पास फिफ्थ एक्सपेरिमेंट आ जाता है, सॉरी, जिनमें फर्दर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेते हुए सॉल्व करना है। सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट क्रिटिकल एंगल है प्रिज्म का, कि कौन सा मिनिमम एंगल क्रिटिकल एंगल होगा, उससे ज़्यादा एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। बेटा ये आपने ज़रूर याद रखना है। कुछ वैल्यूज़ याद करने वाली वैल्यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि इतना मेमोराइजेशन से नहीं आता, कॉन्सेप्ट्स आपके ज़्यादा चेक होंगे। फिर ये टेबल फिल्ड हो गया आपके पास, ग्राफ बन गया, रिलेशन हमने मेंशन कर लिया। ओम लॉ v इज इक्वल्स टू आई आर, आर की जगह रो एल ओवर ए का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और उससे वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। और लास्ट आपके पास प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन आपके बुक से शो किया जा रहा है, वर्क बुक से। इसको चेक कर लेना है कि आपके कितने आंसर सही नहीं हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट चलते हैं सबसे अहम पोर्शन पे, जो कि आपका है इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स का। तो वीडियो के इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ आते हैं। ये आपके पास प्रैक्टिकल लिस्ट जो अभी शेयर की गई वीडियो के स्टार्ट में। अब इसमें कौन सा प्रैक्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बेटा सबसे पहला प्रैक्टिकल है, आपने नोट डाउन साथ करते जाएं कि मेजर द रेडियस एंड लेंथ ऑफ मेटालिक सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर अप टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ज़रूर करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास प्रैक्टिकल है वो थर्ड वाला है सेक्शन ए का, स्टडी द मोशन ऑफ बॉल बेरिंग।
ball rolling down with down an angle, measure the time interval for different distances और distance time ग्राफ बनाए। और उसके बाद जो थर्ड इस सेक्शन ए का इम्पोर्टेंट है वो है 8th वाला, स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग रेजिस्टर्स इन सीरीज़ और पैरेलल। को ये ज़रूर पूछा जा सकता है। उसके बाद सेक्शन बी में आए तो सबसे पहला वाला जो है, डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ हेलिकल स्प्रिंग यूजिंग अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ। बहुत ज़्यादा अहम है, इसको ज़रूर आपने करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको इसमें अहम मिलेगा वो है इन्वेस्टिगेट द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ये आपने ज़रूर करना है। और उसके अलावा इसमें मैं 2 ऑप्शन आपके लिए एंड पे छोड़ रहा हूँ, यानी टोटल 7 छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक तो ज़्यादा है, मैं आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर एंड इट्स लेंथ। और इसके पैरेलल का जो न्यूमेरिकल आपके पास है जो पूछा जा सकता है वो है फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ प्रिज्म। ये आपके पास टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा अगेन ताकि आपको याद है। अब चलते हैं मॉडल पेपर। तो अब हमारे पास एट द एंड जो आपके पास है वो मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को सिर्फ गाइड करूँगा। अगेन बता रहा हूँ कि ये आप लोगों का एक इस पूरी वीडियो का खुलासा है, एक अटैम्प्ट है। अगर आप ये सॉल्व कर पाते हैं तो इंशाल्लाह आपका पीबीए तैयार हो गया। एक रैंडम टेस्ट है, इसे ज़रूर अटैम्प्ट करें। और एट द एंड इसका विद इन 24 आवर मैं इंशाल्लाह एक शॉर्ट की शक्ल में इसका आंसर अपलोड कर दूंगा। ये पेपर की शक्ल में टोटल 20 मार्क्स का पेपर है। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन है, कोई भी चॉइस आपके पास नहीं है। और जो प्रोवाइडेड ई शीट इसके साथ होगी आपने उस पर आंसर अपलोड करने प्रोवाइड करना। सबसे पहले कंसिडर द सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज़ कॉम्बिनेशन को कंसिडर करना है। सीरीज़ और पैरेलल जैसे कि इस वीडियो में आपको बताया गया है कि उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। सीरीज़ में एक ही रास्ता होता है करंट का। तो फर्स्ट ड्रा द लेबल डायग्राम फॉर 2 रेजिस्टर्स इन सीरीज़ विद ऑल द सर्किट कंपोनेंट्स। तो उसमें आपने बैटरी, उसके अलावा रेजिस्टर्स 2, और दोनों क्या होने चाहिए सीरीज़ में, मतलब एक ही लाइन में हो। तो जो इसी वीडियो में सीरीज़ वाले सर्किट में सबसे पहली डायग्राम है वो इस पर कंप्लीट फिल आ जाती है। और साथ सर्किट को क्लोज कर लें। बीच में अगर आप स्विच लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 2 मार्क्स की ये डायग्राम है। जिस आपने 2 रजिस्टर शो किए, बैटरी शो की, और दोनों स्ट्रेट लाइन या सीरीज़ में हुए कि करंट में एक और लाइन बैटरी से ना आ रही हो। जो तार है वो टूटनी नहीं चाहिए, एक रजिस्टर से अगले रजिस्टर में डायरेक्ट जाए, तो ये आपके पास फुल मार्क्स होंगे। नेक्स्ट, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन इन एसआई यूनिट्स। ये देखिए आपको मेजरमेंट्स दी हुई है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ के लिए क्या फार्मूला होता है वो लेके आपने दोनों रेजिस्टेंस 10 और 50 के लिए जो भी आंसर होगा अगले वाले खाने में लिख लेंगे। फिर उससे आगे वोल्टेज की एवरेज निकाल लेंगे, टोटल वोल्टेज, क्योंकि अच्छा टोटल वोल्टेज इस तरह है कि दोनों रेजिस्टर्स का अलग दिया हुआ है। तो वोल्टेज का भी फार्मूला उसमें बताया था कि जब वोल्टेज डिवाइड होगा तो उसे कैसे ऐड करना है। नेट करंट निकालना है तो आर इक्वलेंट और वी आने के बाद वी डिवाइडेड बाय आर करेंगे तो आई आ जाएगा। नेट करंट वाला खाना फिल कर दें। फिर रेजिस्टेंस बाय ओहम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ओहम्स लॉ में निकालने का जो हमारे पास मेजरमेंट है वो ओहम्स लॉ से रेजिस्टेंस के लिए इस फार्मूले से हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस को लिख लेंगे। जो हमें ये जो ओहम्स लॉ वाली रेजिस्टेंस है ये हमारे पास इस तरह होगी कि वो सर्किट के अकॉर्डिंगली हम मेजर करेंगे वी डिवाइडेड बाय आई करके। जो आंसर आएगा वो हमारे पास ओहम्स लॉ की रेजिस्टेंस आ जाएगी वी डिवाइडेड बाय आई करके। तो R इज़ इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आई करेंगे पहले खाने में। तो जो पिछले 2 खानों में आंसर है वी वाली को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाई आई वाली को, उससे आंसर आ जाएगा। उसके बाद R इक्वलेंट जो आपने इन दोनों से निकाली है माइनस कर देंगे जो ओहम लॉ से आई है। तो फ़र्क नोट कर लेना है। फिर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मेंशन्ड इन द टेबल इफ़ अनदर रेजिस्टर इज़ एडेड इन सीरीज़। तो ये सिर्फ बताना 1 नंबर का है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी कम हो जाएगी। तो अभी के लिए ये आपने बताना है, ये सोल्यूशन मैं नहीं बता रहा ताकि आप अटेम्प्ट करें। रिकॉल द एक्सपेरिमेंट मोशन। सेकंड आपके पास एक्सपेरिमेंट है मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन एंड एन एंगल आयरन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Write down apparatus which is required to study the motion of a ball bearing ball rolling down
एन एंगल आइन। अब आप ये देखें जो हमने प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स का या तो इंस्ट्रूमेंट्स या डायग्राम दिखा के समझाया गया है, उसको ज़रूर आपने याद करना है क्योंकि इस तरह के सवाल आपको डायग्राम्स और ये आ रहे हैं तो आपने ये अटैम्प्ट करनी है। अब इनमें ऑपरेटर्स के क्या होगा वो आपने नोट करना है। टोटल कम से कम आपके पास 3 से 4 चीज़ें होंगी। याद रखने इंक्लिनेशन लेना मत भूलिएगा क्योंकि उसी पे तो हमने एंगल को इंक्लाइन करना है। नेक्स्ट है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो इसमें डिस्टेंस आपको दिया है, मुख्तलिफ डिस्टेंस में 2 टाइम दिए हुए हैं, दोनों टाइम की एवरेज लेंगे तो मीन टाइम आ जाएगा, यानी 4.4 प्लस 4.6 इसको यूज़ करेंगे, डिवाइड करके मीन टाइम आ जाएगा। 200 को डिवाइड करेंगे मीन टाइम से तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब ये बेसिक फार्मूला है वेलोसिटी का, तो ये पेपर में नहीं दिया हुआ। ठीक हो गया। इस तरह तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। फिर ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेंगे और टाइम की जो एवरेज वैल्यू है मीन टाइम वैल्यू, वो टाइम पे मुख्तलिफ एंगल्स, यानी ये आपका टाइम जा रहा है अगर 5 तक या 6 तक, तो इससे फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे निशानदेही कर लेंगे और उसके बाद वाई एक्सिस पे हम ये डिस्टेंस ले लेंगे जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और फिर पॉइंट्स ड्रॉ करके जहाँ पे वो 6 पॉइंट्स बनेंगे उनको जोड़ देंगे। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ रोलिंग बॉल इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज़ रिड्यूस्ड। कम होने पे, ज़्यादा होने पे तो हमने यहाँ दिया था, आप देखो थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन को बदला है कि ज़्यादा होने पे तो चलें आपने पढ़ लिया, इस वीडियो में हमने बता दिया था, तो कम होने पे क्या होगा वो आप बताएं। सेक्शन बी पे आते हैं। तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फिगर देखते हुए अब आपने आंसर देने हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फिगर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो ऊपर है इसमें एंगल और रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, ये जो थिक ग्लास स्लैब जहाँ लिखा है ऊपर से लाइट आ रही है एयर वाले मीडियम से, जैसे ही वो इसके अंदर एंटर हो रही है तो इनमें कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपने ये फिगर वीडियो में दी हुई है, इसको देख लेना है। फिर उसके बाद कैलकुलेट दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, साइन वाला कुछ फार्मूला यूज़ होगा, वो भी आपको इसी वीडियो में दिया है, अटैम्प्ट करके देखें। एक तो स्पीड वाला है ना, n=c और v, वो इधर नहीं यूज़ होगा क्योंकि v हमें नहीं पता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जब एंगल्स दिए हो तो साइन वाला फार्मूला यूज़ होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द गिवन ग्राफ शोज द एक्सटेंशन इन हेलिकल स्प्रिंग बाय इंक्रीजिंग लोड। तो ये ग्राफ आपके पास आ गया, 2 पॉइंट दिए ए और बी। ए पॉइंट में जो फोर्स की वैल्यू 150 है और एक्सटेंशन एक्स की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह बी पॉइंट पे फोर्स 200 है और एक्स की वैल्यू 2 है। तो नेम द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज्ड इन द अबव ग्राफ। हमेशा याद रखना है जो एक्स एक्सिस पे होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नोट कर लें, लिख लें। अब आप ये बता देंगे एक्स एक्सिस वाला इंडिपेंडेंट है, वाई एक्सिस वाला डिपेंडेंट है। कैलकुलेट द स्लोप फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बाय टेकिंग ए एंड बी। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 का फार्मूला यूज़ करके स्लोप निकालना है। और विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सी क्वांटिटी है। जब डिवाइड करेंगे f डिवाइडेड बाई x, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा है, ये किसके इक्वल होगा, हुक्स लॉ के मुताबिक। ये आपने मेंशन करना है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो यहाँ तक ये वीडियो एंड होती है। आप लोगों से अगेन गाइड किया जा रहा है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए बनाई गई है। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से और जो पेपर्स देने हैं सबसे ज़रूर शेयर करें। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, अब यहाँ इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।